हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। और मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको जो है वो क्लियर आ रही होगी, राइट? अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है, जस्ट टाइप वन इन द कमेंट बॉक्स, जिससे मुझे पता चले कि यस, हमारा सिस्टम जो है वो सही चल रहा है। ओके, वंडरफुल। आई कैन सी गोकुल सोनार। कोई एक दो जगह से आप लॉग इन किए हो, कोई एक बंद कर दो। गोकुल, दो लॉगिन क्यों है मुझे बताएंगे? यहाँ पर एक एक लॉगिन बंद कर दीजिए प्लीज। और हेमंत जोतवानी, कॉन्ग्रेचुलेशन हेमंत। आज जो है, आज आपका ये इसका सफर जो है वो आज शुरू हो रहा है। अगेन आई कैन सी यस, रवि रवि ऑल्सो हैज ज्वाइंड इन। रवि, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका भी ये इसका सफर जो है आज शुरू हो रहा है। और चलिए क्विकली हम लोग जाते हैं। यस, सतीश परमार इज हियर। हेमंत, रवि, सतीश, हेमंत, गोकुल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। और अभी हमारे कल दरअसल हमारा लाइफ चैंपियन इको सिस्टम का स्ट्रैटेजी शीट मीट था रात को 9:30 बजे से समझ लीजिए रात को 12:30 बजे तक चला। वही स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग जो आपकी कंपनीज के लिए हम करने वाले हैं जून के इसमें। तो अगेन मैं आप सबको बता देता हूं, जून 25, 26 और 29, जून 25, 26 एंड 29 नोट करके रख लीजिएगा। बिकॉज बाय साइनिंग अप फॉर दिस प्रोग्राम, आपकी टीम को और आपकी स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग जो होने वाली है, ट्रेनिंग जो होने वाली है, उसके लिए भी आपने साथ ही साथ एज अ पैकेज डील आपने रजिस्टर किया है। और 25, 26 और 29 जून के उसके अलग लिंक रहेगी, सब कुछ अलग रहेगा, उसके लिए आपको रजिस्टर करना है। ओके, वंडरफुल। और आपकी टीम को भी डेट्स बता के रखनी है अभी से। 26 तारीख को आपको अपनी टीम के साथ में आना है। और 26 तारीख को सुबह 9 बजे से दोपहर को 3 बजे तक आपकी टीम को ट्रेनिंग मिलेगी और आपकी कंपनी के 3 साल की पूरी रणनीति बनेगी। तो ओके, वंडरफुल। सो बाकी के लोग जो हैं वो ज्वाइन करते रहेंगे। तब तक हम लोग चलिए वापस ये आज की जो पहली शीट हम ले रहे हैं यहाँ पर, कि विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज 30-day ट्रेनिंग सिलेबस। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस शीट को डाउनलोड कर लिया होगा। अगर डाउनलोड आपने कर लिया है तो जो है डायरेक्टली आप उसके ऊपर में लिखना शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इसका प्रिंट आउट लिया है तो इसका प्रिंट आउट में आप इसमें लिखना शुरू कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर शीट जो है, इसमें आप देखेंगे, इस शीट को समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या है। राइट नाउ दिस शीट इज अ 30-day ट्रेनिंग सिलेबस। फॉर whom? 30-day ट्रेनिंग सिलेबस फॉर न्यू टीम मेंबर्स या फिर ट्रेनीज, फॉर न्यू टीम मेंबर्स और ट्रेनीज। सो मैंने आपसे 5-day कोर्स के दौरान मैंने आपसे कई कई बार कहा है कि एक ट्रेनिंग प्रोसेस अपने यहाँ चालू रहने दीजिए। ट्रेनिंग प्रोसेस यानी ऐसा नहीं कि कोई ट्रेनर अपॉइंट करना है। ट्रेनिंग प्रोसेस यानी ऐसा नहीं कि कोई अलग से ट्रेनिंग रूम देना है। नहीं नहीं नहीं, एक 30 दिन का ट्रेनिंग सिलेबस बनाइए। ये ट्रेनिंग सिलेबस बनाने का फॉर्मेट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ये क्यों है, चलिए थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपके यहाँ पे लगातार ट्रेनीज जो हैं वो आते रहने चाहिए, आते रहने चाहिए ट्रेनीज, राइट? तो ट्रेनीज जब आपके यहाँ आएंगे तो वो जो है, उनको कोई फीस देने की, उनको ट्रेनीज जो आते हैं, ट्रेनीज को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 महीना आपके यहाँ काम सीखने के लिए और 1 महीना आपसे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप पाने के लिए वो लोग फ्री में काम करेंगे। अब अभी इस स्टेज में आने के बाद में हम लोग थोड़ा सा पैसा उनको देते हैं क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक पिछले साल तक ट्रेनीज को हम लोग कोई भी पैसा नहीं देते थे। ये ट्रेनीज कहाँ से आएंगे? आपके यहाँ की जो डिग्री कॉलेजेस है, आपके यहाँ का जो कंप्यूटर कॉलेज है, आपके यहाँ जो अलग अलग छोटे बड़े कॉलेजेस हैं, यहाँ से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से आप बोल सकते हैं कि
आपके यहाँ के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो जिस फील्ड में भी आते हैं, आप हेल्थ इंडस्ट्री में जिस भी फील्ड में, उसमें अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। अब आपको लोगों की जरूरत हो चाहे ना हो, ट्रेनीज जो है वो आते रहने दीजिए। और जो ट्रेनीज आएंगे वो क्या करेंगे, ये इस 30 दिन के ट्रेनिंग सिलेबस के तहत आपके यहाँ जो जो भी काम होता है उस काम को वो लोग सीखेंगे। भले एक सिंपल दुकान हो, भले एक आपका बड़ा बिजनेस हो, भले जो भी हो, ये 30 दिन के लिए यहाँ पे ये लोग आकर के सीखेंगे। तो ये ट्रेनीज को लेते रहना जरूरी है। इससे आपका अपना फायदा ये होता है। डे 3 पर आपने मुझसे जो है वो सुना था, वो ये था कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा लोग रहते हैं, ये ट्रेनीज के रूप में लोग रहते हैं, तो उसके 3 फायदे होते हैं। नंबर 1, आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि यार अगर कोई छोड़ के चला भी गया तो मेरे पास लोग हैं जो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी आपका एक रिप्लेस करने का फंडा आपके पास में रहता है। नंबर टू उसका फायदा ये होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी ये पता है कि अगर ज्यादा नाटक किया तो मेरा रिप्लेसमेंट तैयार है, अगर परफॉर्मेंस मेरा ठीक नहीं रहा तो मुझे हटाया जा सकता है। तो जो प्रेजेंट लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी लग के काम करते हैं। और नंबर थ्री फायदा है कि जब आपके पास में एक्स्ट्रा लोग रहते हैं तो आपका दिमाग चलता है, नए नए आइडियाज आते हैं कि उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, धंधा बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, अदर एक्टिविटीज करने के लिए। राइट? तो अगेन, एनी थॉट्स, कोई कुछ कहना चाहते हैं रिलेटेड टू ये ट्रेनिंग? यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सतीश परमार, गोकुल सोनार, हेमंत जोतवानी, ऐसा कैमरा ऑफ करके बात नहीं बनेगी भाई। आइए, सामने आइए, डिस्कशन कीजिए। आपने इन्वेस्टमेंट किया है इस कोर्स के लिए, सब के लिए, तो डिस्कशन करना, सिर्फ ऐसा बैठ के सुनने से वही चीज होगी जो आपकी जो 5 डे कोर्स का जो हाल हुआ था, जिसके लिए आपने इसमें ज्वाइन किया, वही होगा। तो प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए। सतीश परमार जी, कैमरा ऑन कर दीजिए और अब यहाँ पर हमारे साथ में बातचीत कीजिए, ये कीजिए, सो दैट हमें पता चले कि यस, सिर्फ बैठ करके वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जो मैं फॉर्म ये कर रहा हूँ, आपको डिस्कशन में जो है वो भाग लेना पड़ेगा। सो मैं अभी क्या कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी ट्रेनिंग सिलेबस हम लोग बनाने वाले, 30 दिन का ट्रेनिंग सिलेबस, इन 30 दिनों में इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यह है कि 30 दिनों में कोई भी बंदा जो आता है अपने यहां, ठीक है, उसको हमको काम के लायक बनाना है। यानी अगर हम एज एन एम्प्लॉय उसको 1 महीने के बाद में, अगर हम उसको 30 दिन के बाद में अगर हम उसको परमानेंट करते हैं, तो हमारे शॉप का या हमारे बिजनेस का काम उसको इतना आ जाना चाहिए कि वो कस्टमर हैंडल कर सके। मतलब क्या, भले वो ट्रेनी हो या भले वो नया एम्प्लॉय हो, 30 दिन के भीतर उसको कस्टमर हैंडलिंग के लिए रेडी करना है। और ये ट्रेनिंग सिलेबस बना करके आपको ये पूरा करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करना है। आप सबने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया। गोकुल, अभी तक का क्या क्या होमवर्क करके तुमने सबमिट कर दिया है? सर अब तक का जो भी है सिर्फ अपना कल का होमवर्क बाकी सर। तो बाकी का कंप्लीट कर लिया है सर, जो कल का अपना और आज का अब पूरा करके, जी ठीक है सर। ना, कल जी का और सर। आज का पूरा करके जी आपको सर। जो है वो सबमिट करना है आज के ट्रेनिंग सिलेबस के हिसाब से, जी ठीक सर। है। जी सर। जी सर। अब फॉर एग्जांपल हमारे क्या होता है, मैं यहां पर ही बोल रहा हूं, 30 दिन का ट्रेनिंग सिलेबस बनाओ और जिसमें कोई भी नया बंदा या ट्रेनी आपके यहाँ ज्वाइन करता है वो कस्टमर हैंडलिंग के लायक बन जावे। ये हमारा पर्पस है इसका, ठीक है, कस्टमर हैंडलिंग के लायक जो है वो बन जावे। तो अब क्या है, अगर कोई नया बंदा भी आता है, मतलब डायरेक्टली एज एन एम्प्लॉय बन के भी आता है, भले वो कहीं पर काम किया हो, हमारा तो बहुत ज्यादा टेक्निकल फील्ड है, पैथोलॉजी का फील्ड है हमारा। अगर कोई बंदा हमारे यहाँ आता है जो 10 साल भी कहीं अगर उसने काम किया, 15 साल भी कहीं उसने काम किया, कई बार होता है वो बोलता है अरे सर मैंने तो उस लैब में काम किया, उस लैब में उस डॉक्टर के अंडर में काम किया, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन हमारे 30 दिन के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा।
क्योंकि ठीक है, तुमने जो काम किया वहां सिस्टम अलग था, वहां पे लीडरशिप अलग थी, वहां का प्रोसेस जो है वो अलग था, वहां का सब कुछ अलग था। रेणुका डायग्नोस्टिक्स में काम कैसे होता है, ये तुमको 30 दिन के सिलेबस से, 30 दिन के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, जिसके बाद में हम आपको परमानेंट करेंगे। और इसका फायदा क्या होता है, ये 30 दिनों में हमको उसको ऑब्जर्व करने का मौका मिल जाता है कि उसका सोच किस प्रकार की है, उसकी वर्किंग किस प्रकार की है, किस टाइप का, कौन से एरिया के लिए वो उपयुक्त है। सबसे पहले तो हमारी कंपनी के लिए ही उपयुक्त है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह का काम इसको दिया जा सकता है। कस्टमर हैंडलिंग यानी पेशेंट हैंडलिंग दिया जा सकता है, या काउंसलिंग का काम किया जा सकता है, या कोई ऐसा काम कि जहां पर कस्टमर हैंडलिंग ना हो, उस तरह का काम दिया जा सकता है। ये 30 दिन के ट्रेनिंग सिलेबस से हमको उसका इंटरेस्ट देख के, उसका परफॉर्मेंस देख के हमको समझ में आ जाता है। एट द एंड ऑफ 30 डेज उसका इस ट्रेनिंग प्रोसेस में किस प्रकार से उसका परफॉर्मेंस रहा, उसका इंटरेस्ट रहा, ये देख करके नंबर हम डिसाइड करते हैं, नंबर 1 इसको रखना कि नहीं रखना, और अगर नंबर 2 इसको रखना तो किस प्रकार के काम के लिए इसको रखना। और अगर हमको जरूरत नहीं है तो ट्रेनिंग लेकर के वो जाता है, तब तक दूसरे ट्रेनिंग आ जाते हैं। अभी तो हमारे यहाँ इतने ट्रेनिंग, 12 ट्रेनिंग है अभी हमारे, मतलब 12 एक्स्ट्रा लोग हैं मेरे पास, और 4 महीने की वेटिंग लिस्ट है। 4 नहीं, सॉरी, 3 महीने की वेटिंग लिस्ट है कि 3 महीने तक ट्रेनिंग जो है वो आते रहेंगे। क्योंकि अब जैसे जैसे मेरा नाम हुआ, जैसे जैसे हमारे रेणुका डायग्नोस्टिक्स का नाम हुआ, सीखने के लिए लोग आना चाहते हैं। इस लेवल तक आप भी पहुंच सकते हैं, एंड दिस इज अ वंडरफुल थिंग टू हैव, क्योंकि हमको कोई टेंशन ही नहीं है कि अगर कोई छोड़ के जाएगा तो क्या हो ना। दिस इज द स्टेज, इस स्टेज तक आपको पहुंचना। देखो, जो है सतीश का कहना है, विदाउट एक्सपीरियंस ट्रेनिंग को स्टाइपेंड बेस रखना है या सैलरी पे, आप डिसाइड कीजिए। सतीश जी, सतीश जी ने जो सवाल पूछा है, सतीश जी आप डिसाइड कीजिए। मैं तो बोलता हूं कि पैसा मत दीजिए। पैसा देने से क्या होता है, गलत लोग अट्रैक्ट होते हैं। देखो, ये तो हमको कब करना है, हेमंत जी ध्यान से सुनिएगा, सतीश जी, रवि ध्यान से सुनिएगा, ये हमको कब करना है, ये हमको तब करना है जब हमको लोगों की जरूरत ना हो। ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी है, करेक्ट है। तो अगर हमने पैसा दिया तो क्या वो पैसे के लालच में आ जाएंगे, 1 महीने के बाद भग जाएंगे। हमको वो पर्पस नहीं है हमारा, ठीक है ना। अभी अभी हम लोगों ने शुरू किया है, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग भी देना कि नहीं देना उसकी भी स्क्रीनिंग करते हैं, आप समझो मेरी बात को। लेकिन आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो है बोलना है कि पैसा नहीं मिलेगा, 1 महीना आपको सीखने को मिलेगा, और नंबर 2, 1 महीना सीखने को मिलेगा, नंबर 2, 1 महीने के बाद मेरे से साइन किया हुआ तुमको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भाई सेटिस्फैक्ट्री लर्निंग एंड कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ ऑफ ट्रेनिंग इंटर्नशिप इन फलाना फलाना कंपनी, जो आपकी कंपनी का नाम है। उसी से लोग अट्रैक्ट होंगे और उनको आप जो है वो सिखाओ। पर फिर भी अगर आपकी इंडस्ट्री में ऐसा स्टैंडर्ड है, अगर आपको लगता है नहीं भाई ट्रेनी है, फिर भी मैं उसको 1,500 रुपए दे दूंगा, ये दे दूंगा, आप डिसाइड करो। मेरा कहने का मतलब है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। जो काबिल बंदा है, अच्छा बंदा है, वो सीखने के लिए और आपसे साइन किया वो सर्टिफिकेट पाने के लिए अच्छे से सीखेगा, अच्छे से काम करेगा, और फिर उसको आप ये करो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये स्टाफ का मचमच ना होना, स्टाफ छोड़ के जाने का टेंशन ना होना, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा एक ट्रेनिंग प्रोसेस जारी रहे, कंटिन्यूअस चालू रहे। जो भी जिसने ज्वाइन किया, किसी ने 17 तारीख को ज्वाइन किया, तो 17 तारीख से 17 तारीख तक उसका कैलेंडर बना के उसको दे देने का कि देख भाई, तेरे को इस डिपार्टमेंट से ये जो है वो सीख लेना है, तेरे को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ये भी आप कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि भैया देखो, आज 17 तारीख है, हमारी ट्रेनिंग 1 तारीख से 30 तारीख तक चलती है, तो अगले महीने 1 तारीख को तुम आ जाना सीखना शुरू करने के लिए। डिपेंड करता है आप किस प्रकार से इसको करना चाहते हो, पर जो भी है 30 दिन का ट्रेनिंग सिलेबस होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, आपके यहाँ के आसपास के कॉलेजेस के लड़के सीखने के लिए, लड़के लड़कियां जो भी है वो सीखने के लिए आएंगे, तो ठीक है।
अगर आपको लगता है कि नहीं ये ट्रेनिंग सिस्टम मेरे यहाँ जो है वो नहीं काम करेगा या मेरे यहाँ इतना अच्छे से ये नहीं चलेगा, तो एक या दो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज रखिए हमेशा। क्योंकि याद रखिए भैया, धंधा है, धंधा है। हम कोई एक हफ्ते के राखी के धंधे में है क्या? हम कोई 4 दिन के होली के रंग के धंधे में है क्या? नहीं। हम कोई 10 दिन के दिवाली के पटाखे के धंधे में है क्या? नहीं। हम परमानेंट धंधा है। हम तो चाहते हैं हमारे मरने के बाद भी धंधा चालू रहे, परमानेंसी रहे। तो इसीलिए जब जरूरत ना हो तभी एक या दो एक्स्ट्रा आदमी रखो, उनका वो खर्चा बियर करो। लेकिन अगर अचानक 2 लोग चले गए तो उसके कारण जो काम तुमने कस्टमर्स का ले लिया और वो काम अगर नहीं हो पाया और वो रिफंड करना पड़ा, वो करना पड़ा, तो वो जो नुकसान होगा, ठीक है, उससे बेहतर कहीं है कि पीस ऑफ माइंड रहे। और दो, क्योंकि याद रखो, लोगों का आना जाना तो लगा रहेगा। लोगों का आना, कुछ लोग अचानक काम छोड़ेंगे, हर कंपनी में होता है। एक बिजनेसमैन की तरह सोचो और उसके लिए रेडी रहो, उसके लिए रेडी रहो, मेरा कहने का मतलब। राइट, ओके। गोकुल कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, जैसे अभी मतलब 2 आदमी स्टोर के रखे थे, लेकिन जो हम्म। एक्सपीरियंस बंदे हैं, हम्म। जिसको मतलब 8 8 10 10 साल का एक्सपीरियंस आ गया, वो सीनियर पर्सन है, वो हाँ। नीचे के बंदे को काम दिखाते नहीं है, सिर्फ वो हाँ, मतलब यूज कर अगेन लेते तुमको हैं। यही समझना है कि किस प्रकार के लोगों को हमने पाल के रखा हुआ है। जी ठीक है, ये रामू काका जो बन जाते हैं, जमा हो जाते हैं कंपनी में, ये नए लोगों को आने नहीं देना चाहते। और ये लोग भले पुराने लेकिन कंपनी की ग्रोथ के दुश्मन बन जाते हैं। इन लोग को बहुत इनसिक्योरिटी लगने लगती है। जी जी, यही सर। करेक्ट है, इनको बहुत यस। कि अरे यार ये नए बंदे क्यों हमारे इसमें। तो अगेन, इस तरह का एटीट्यूड अगर आप टॉलरेट करते हो, ठीक है, आप अगर टॉलरेट करते हो, क्योंकि कई कंपनियों में मैंने देखा, ये जो सीनियर लोग हैं ये मालिक बन जाते हैं और एंटरप्रेन्योर इनका नौकर बन के काम करता है। और सर वो इतना टॉर्चर करते बंदे को कि वो 15 दिन में हाँ, भाग जाता है। यस, अगेन, ये अगर आप टॉलरेट करते हो, बॉस कौन है? आप हो। अगर आप ये टॉलरेट करते हो इस तरह के सीनियर लोगों को, तो आप भी अपनी कंपनी के ग्रोथ के सबसे बड़े दुश्मन, क्योंकि सर आप ऐसा एटीट्यूड इस तरह का जो है वो टॉलरेट कर रहे हैं। आपको सर बोलो कि ये नए आएंगे, कंपनी ग्रो हो रही है, ज्यादा लोगों की जरूरत है, ठीक है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, नए लोग आएंगे, इनको सिखाना है, इनको ट्रेन करना है, सो दैट एक दिन ये आपको रिप्लेस कर सके और आप और हायर पोजीशन पे जो है वो जा सके। समझे हमारा एटीट्यूड क्या होना? हमारा एटीट्यूड कि भाई ये नए लोगों को हमने क्यों रखा, इसलिए नहीं कि आपको निकाल देंगे और ये सस्ता आदमी मिल गया हमको रख लेंगे। आपका, आप किस तरीके से उसको कन्वे करते हैं ये भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपके सीनियर बंदे अच्छे हो पर आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम। सर अभी मैंने वही किया, जैसे अपना उनको सब एम्प्लॉय का बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उनका थोड़ा चेंज हो गया है माइंड। तो अभी एग्जैक्टली। जैसे मैंने उनको बोला कि आपको ग्रोथ करना है, मुझे भी हम्म। रिप्लेसमेंट लेना है, ये कुछ हाँ। बेसिक जो चीजें है मैंने उनसे शेयर किया। तो हम्म। अभी ये 1 हफ्ते से उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, मतलब चेंज हो गया, एग्जैक्टली। अब क्या है, इट ऑल डिपेंड्स। बहुत अच्छी बात कही तुमने गोकुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही तुमने। अब क्या है कि हमने 2 लोगों को ले लिया और हमने जो पहले के लोग हैं उनको कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, तो नेचुरली यार हम भी उनकी जगह होंगे तो शायद हमको वैसे ही लगेगा। हमको एक ये करना है कि भाई देखो, हमको, हमारी कंपनी ग्रो हो रही है और हमको आगे भी ग्रो करना है। और अगर हमको ग्रो करना है तो अभी की टीम से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि हमारा टीम का नंबर बढ़े और जो आपको रिप्लेस कर सके, ताकि आप और हायर पोजीशन पे जा सको, आपके लिए आपके अंडर में एक अलग ब्रांच चल सके, ये चल सके। तो उनको समझ में आएगा कि यस, ग्रो होने के लिए, ठीक है, और मेरी जगह लेने के लिए, मतलब मुझे हटाने के लिए नहीं, मेरी जगह लेने के लिए मतलब मैं साइड में नहीं हो जाऊंगा, मेरी जगह कोई लेगा मतलब मैं और हायर लेवल पे जाऊंगा। इसलिए हम लोगों को ले रहे हैं। वो लोग खुद इंटरेस्ट लेंगे, वो लोग खुद अच्छे लोगों को लेके आएंगे और खुद उनको ट्रेन करने में मदद करेंगे, क्योंकि उनको खुद को प्रमोशन चाहिए। एक दिन तुम अपना भी रिप्लेसमेंट ढूंढोगे, अपनी जगह उसको बिठा के लाओगे और भी रेड जोन के काम करने के लिए ऊपर जाओगे। सो अगेन, ये पूरा का पूरा सिस्टम ग्रो होगा। ये तुमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनसे बात करके, जो तुमने बहुत अच्छा काम किया बिल्कुल राइट। उसमें पर वैकेंट उसके बाद, यस, पर उसके बाद भी,
ठीक है, अगर उसको ये लग रहा है, क्योंकि क्या होता है, इन लोग कोई भी नई चीज को, तुमने नया सॉफ्टवेयर दिया, ये लोग रजिस्ट करते हैं। तुमने ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू किया और उनको बोला कि भाई इसमें ये करो, ये लोग रजिस्ट करते हैं। करेक्ट है। सो अगेन हमको ध्यान में ये भी रखना है कि सीनियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहेगा कि मेरे को तो कोई निकाल नहीं सकता, मेरे को तो वो भी टॉलरेट नहीं करना है। एज एन एंटरप्रेन्योर इतनी बुद्धि है तुम में कि समझ सको कि इसका एटीट्यूड किस प्रकार का, इसका काम के प्रति नजरिया किस प्रकार का है। करेक्ट है। किसी और को कोई सवाल? तो आगे कोई सवाल है तो आप मुझसे जो है यहां पर पूछ सकते हैं। बात यह है कि हमको काबिल लोगों की जरूरत है कंपनी ग्रो करने की। हमको अधिक लोगों की जरूरत है कंपनी ग्रो करने की। ये अधिक लोग हमको तब लेने हैं जब हमको जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर अगर आप लोगों को ढूंढोगे, प्यास लगने पर कुआं खोदोगे, तो गंदा पानी आएगा, गंदा पानी आएगा। ठीक है, फिर जो भी आए उसको लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला था ना, फर्जी इंटरव्यू, वो फिर फर्जी इंटरव्यू हमको लेना पड़ेगा। तो वैसी मजबूरी मत आने दो, ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है। तो या तो ट्रेनीज लो, या फिर एक या दो एक्स्ट्रा बंदे लो, उनको सिखाना शुरू कर दो। अगर पुराने लोग भी हैं, ये भी हैं, तो 1 महीने के बाद उसको जाने दो, दूसरे ट्रेनी आने दो। उससे क्या होगा? समाज का भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा। कुछ लोगों को रोजगार के लायक आप बना दोगे, उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। पर अगर अच्छा बंदा है, लेट मी टेल यू, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर अच्छा बंदा है, वो बोलेगा सर मेरे को अपने यहाँ रख लो ना, मैं ये कर दूं। वो खुद ही बोलेगा। पर तुम्हारी मर्जी, उस वक्त अगर तुमको लगता है रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो, पर इंश्योर करो कि 2 और ट्रेनीज तब तक आ जाए और उनका काम जो है वो शुरू हो जाए। राइट? इज द कंसेप्ट क्लियर? अब चलिए, इस बैकग्राउंड के बाद में अब चलिए हम लोग चार्ट को समझते हैं। बहुत सिंपल चार्ट है, उसमें कोई ज्यादा ये नहीं है, पर चलिए हम लोग समझते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और यहाँ पर चार्ट शेयर करने के पहले, इज इट ओके रवि? आइडिया तुमको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। हेमंत जी, आपको ओवरऑल आइडिया समझ में आ रहा है क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ट्रेनिंग प्रोसेस और ये जो है वो जी सर। हाँ जी सर। ओके ओके। और अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं। बहुत सिंपल, ये है 30 दिन का ट्रेनिंग सिलेबस। जो नया टीम मेंबर आएगा, अब भाई नया टीम मेंबर आया, ठीक है। अब नया टीम मेंबर आया तो भैया वो कैसे सीखेगा? तो वो कैसे सीखेगा, कहां से सीखना शुरू करेगा, सबसे पहले क्या सीखेगा? इसका एक शिस्त होना चाहिए ना, इसका एक सिस्टम होना चाहिए ना। वही सिस्टम हम अब जाके कहीं भी खड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। जैसे हमारे, फॉर एग्जाम्पल, मैं अब हमारा एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद में आप समझना कि कैसा है। जैसे हमारा वीक 1, हमारे यहाँ का 30 दिन का जो ट्रेनिंग सिलेबस है रेणुका डायग्नोस्टिक्स का, वीक 1 का थीम क्या है? मतलब वीक 1 का थीम मतलब एक हफ्ते में उसको क्या क्या आ जाना चाहिए। तो हमारा वीक 1 का है हमारा लर्न बॉडी फ्लूइड्स एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड हिस्टोसाइटो। ठीक है, अब ये हमारा टेक्निकल टर्म है पैथोलॉजी का, उससे आप परेशान मत हो। ये हमारा थीम। दूसरे वीक का थीम क्या है हमारा? दूसरे वीक का हमारा थीम है सॉफ्टवेयर एंड मनी मैनेजमेंट। दूसरे हफ्ते का जो हमारा स्कीम है वो सॉफ्टवेयर एंड मनी मैनेजमेंट। तीसरे हफ्ते का जो हमारा थीम है, मतलब तीसरे हफ्ते का खत्म होते तक उसको क्या क्या आ जाना चाहिए, उसको क्या क्या आ जाना चाहिए।
कलेक्शन सेंटर्स एंड बैंकिंग। हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है और जो कलेक्शन सेंटर्स है, जो हमारे अलग अलग 30-30 अलग अलग कलेक्शन सेंटर्स है, वहां से सैंपल कैसे आता है, जाता है, क्या आता है, ये हमको उसको समझना पड़ेगा। चौथे हफ्ते में उसको समझना पड़ेगा। अगर लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्री, ये थीम्स हैं। अब आप अपने इसमें कि भाई पहले हफ्ते में वो क्या क्या कौन कौन से काम सीखेगा, वो एरिया, वो डिपार्टमेंट, या वो यहां पर आप वो डिपार्टमेंट लिख सकते हैं या जो भी आपको ठीक लगे। अब पहले हफ्ते में उसको बॉडी फ्लूइड्स एंड हिस्टोसाइटो सीखना है, ठीक है। तो डे 1 पे इसका ये जो एक मेजर सेक्शन है ना, ये जो एक मेजर सेक्शन है, थीम की जगह हम लोग सेक्शन भी लिख सकते हैं। आपके काम का, आपके बिजनेस का एक मेजर सेक्शन है। इसमें डे 1 पे क्या सीखेगा, डे 2 पे क्या सीखेगा, डे 3 पे, डे 4 पे, डे 5 पे, डे 6 पे और डे 7 पे। तो जैसे डे 1 पे वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। डे 1 पे वो सीखेगा सैंपल रिसीविंग एंड हैंडलिंग, मतलब उसमें लेबल कैसे देना, उसके रजिस्टर में एंट्री कैसे करना, क्या करना, उस पे सैंपल। डे 2 पे वो सीखेगा सैंपल प्रोसेसिंग। मैं अपने धंधे का बता रहा हूं ना, आप अपने इसके हिसाब से आप अपने बिजनेस का बताएंगे। सैंपल प्रोसेसिंग जो है वो सीखेगा, ठीक है। तीसरे दिन जो है वो सीखेगा पोस्ट प्रोसेस पोस्ट प्रोसेस सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एंट्री, ठीक है। डे 4 पे रिपोर्टिंग एंड डॉक्टर्स वर्क। यहां पर डे 5 पे, ठीक है, डे 7 या तो इसमें इनमें से कोई एक दिन बीच में संडे आएगा या वीक ऑफ जो रहेगा, तो वो फॉर एग्जांपल डे 5 संडे है तो उसको अपन डॉट 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 लगा देंगे, डिपेंडिंग कि उस महीने का कैलेंडर किस प्रकार का है, ठीक है। इसमें फिर सैंपल स्टोरेज सीखेगा, सैंपल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस। नंबर 5, ये फिर जो ये करना है, पेशेंट SMS, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन। ये अब 7 दिन का ट्रेनिंग सिलेबस ये रहा। फिर अगला डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर एंड मनी मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर में पहले क्या, पेशेंट की एंट्री कैसे करना है ये सीखेगा, पैसे को कैसे लेना जाता है, अगर बैलेंस है तो कैसे करना है, पार्ट पेमेंट है तो कैसे करना है। ये अगेन ये 7 दिन में हमारा पूरा सॉफ्टवेयर और मनी मैनेजमेंट वो सीख जाएगा। इसमें भी बीच में एक आध दिन कोई जो है वो संडे आएगा। फिर कलेक्शन सेंटर्स एंड बैंकिंग, एटलीस्ट 2 कलेक्शन सेंटर्स उसको विजिट करना रहेगा, है ना। तो कलेक्शन सेंटर 1 विजिट, कलेक्शन सेंटर 2 विजिट। फिर उसके बाद में सैंपल ट्रांसपोर्टेशन, है ना, कलेक्शन सेंटर विजिट, फिर कलेक्शन सेंटर 2 विजिट, कलेक्शन सेंटर 1 विजिट, सैंपल स्टोरेज
एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अगेन इस प्रकार से कि हमारा पूरा कलेक्शन सेंटर्स और बैंकिंग के ये जो काम है ये वो सीखेगा। पेशेंट काउंसलिंग किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से, और लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्री, आखिरी 3 दिन जो है उसके पूरा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ट्री है और उसमें किस प्रकार से ग्रोथ पाथ दिखता है। ऑर्गेनाइजेशन ट्री, ग्रोथ पाथ, इस कंपनी में आप कैसे ग्रो कर सकते हो, ये आखिरी 3 दिन में उसको समझ में आ जाता है कि अगर मुझे यहाँ पे परमानेंट किया गया, ये किया गया, तो मैं किस प्रकार से ग्रो कर सकता हूं। तो ये 30 दिन का आज आपको एक ट्रेनिंग सिलेबस बनाना है, और जो ट्रेनी आता है वो इसको सीखेगा। देखो, हर बंदे की सीखने की स्पीड जो है वो अलग अलग रहेगी। कोई अगर एकदम फ्रेश कॉलेज से निकला है और पहली बार ये सब देख रहा है, उसकी स्पीड जो है वो सीखने की जो है वो कम रहेगी। ठीक है, और जो ऑलरेडी कहीं पर काम करके आया है, उस फील्ड का उसको इंटरेस्ट है, उसकी स्पीड जो है वो फास्ट है। यहां पर किसकी स्पीड कम है या फास्ट है, इससे हम कंपेयर नहीं करेंगे, उसकी सीखने की ललक कैसी है उससे हम उसको जज करेंगे, उसको देखेंगे कि कैसा है। क्या अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है, क्या वो बोलता है अरे ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, या आधे समय व्हाट्सएप में ही उसका ध्यान है, या आधे दिन ट्रेनिंग में आया ही नहीं। ये सब आपको 1 महीना मिलता है। अभी आपके पास पर्याप्त लोग हैं, पर ये जो एडिशनल लोग हैं आपको 1 महीना मिलता है उसको जज करने का, जो आप 5-10 मिनट की इंटरव्यू में कभी जज कर ही नहीं सकेंगे। 1 महीना अगर मिले किसी को देखने का तो कितना अच्छा। और फिर उसके बाद में अगर पसंद नहीं आता है, जाने तो कोई टेंशन नहीं अपने को, तब तक 2 और ट्रेनिंग आ जाएंगे, 3 और ट्रेनिंग आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द वे आई सजेस्ट। और ये 30 दिन का ट्रेनिंग सिलेबस आप बनाए। मुझे एक बात बताइए, ये 30 दिन के ट्रेनिंग सिलेबस से क्या फायदा होगा। नाउ लेट अस डिस्कस। अब डिस्कस करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, सो दैट 7:45 तक हम आज का सेशन जो है वो समाप्त कर सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन और कोई अगर आपको मन में। हाँ रवि बोल। सर एक्चुअल में मेरा बेकरी बिजनेस है, पार्टनरशिप में। बेकरी में है? बेकरी बिजनेस है। ओके ओके। और बेकरी बिजनेस में स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, प्रोडक्शन से लेके। यस यस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसमें एक अलग ट्रेनिंग शेड्यूल मुझे बनाना पड़ेगा। हाँ मेरे काउंटर्स बॉयज के लिए एक अलग बनाना पड़ेगा, डिलीवरी बॉयज के लिए एक अलग बनाना पड़ेगा। हाँ, ओके। तुम एक काम करो रवि, मैं समझ गया भाई। देखो, हमारा पैथोलॉजी, हमारा मेडिकल भी कितना वास्ट है ना। जी जी। कितना वास्ट है। मैं क्या कर, देखो अब जैसे हिस्टोपैथो 1 महीने में तो कोई उसका ये नहीं बन जाएगा। द थिंग इज रवि, बात समझो यहाँ पर। बात ये है कि हमको अच्छे बंदे ढूंढने हैं, उनका एटीट्यूड, उनका बॉडी लैंग्वेज ढूंढना है। ठीक है, ये 30 दिन में तुम सबका उसको टेस्ट दो, सबका उसको देखो। काम तो तुम 1 महीने में पूरा धंधा सीख गए थे क्या? नहीं सीखे, तुमको भी टाइम लगा। यहां पर पर्पस समझो। यहां पर पर्पस ये है कि उसको 30 दिन में पूरे इसका टेस्ट दे देना, ताकि अगर उसको हमने रखा काम पे तो उसको एटलीस्ट वो ब्लैंक ना रहे, हर एरिया का थोड़ा थोड़ा उसको नॉलेज रहे। फिर उस 30 दिन में तुम समझ जाओगे कि यार ये प्रोडक्शन के लिए बहुत सही बंदा है। अब भाई प्रोडक्शन में अब तेरे को जॉब दे दिया, अब यहां पर तू और डिटेल में उसको ये सीखना शुरू कर। तो आप जो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, इंटेंसिव ट्रेनिंग एक डिपार्टमेंट की मत दो, आप उसको पूरे धंधे की ट्रेनिंग दो आप उसको। क्योंकि देखो, ट्रेनी है या नया एम्प्लॉय भी है तो भी एक डिपार्टमेंट में भी कर रहा है, तो दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्या क्या हो रहा है उसको पता होना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं? एक्चुअल सर एक प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे साथ पहले इसी बात को लेके। बंदे को हमने ऐसे ट्रेन किया था, डिलीवरी बॉय से काउंटर पे लाए, काउंटर से उसको प्रोडक्शन में लाए। तो जब पेंडेमिक आया था, जब ये कोरोना का प्रॉब्लम हुआ था, तब उसने अचानक से हमारा बिजनेस छोड़ के खुद का स्टार्ट कर लिया था। तो उससे हमारे पार्टनर्स नाराज हो गए थे कि आप इस तरह से ट्रेनिंग मत दो कि बंदे सिर्फ अपना काम करने के लिए आते हैं तो निकल जाते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। अगेन तो दूसरा फिर क्या, अगर ओके ट्रेंड आदमी जा सकता है, मैं फिर वही सवाल है जो मैंने उसमें, बिना सीखा हुआ आदमी भी तो जा सकता है ना। अगर ट्रेन करोगे ही नहीं और 2 लोग चले गए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अगेन देखिए, आपके पार्टनर को भी, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को भी 5 डे कोर्स में आना चाहिए। यही तो सोच बदलनी है रवि, यही तो सोच बदलनी है। तो ठीक है, तो हमने काम सिखाया, वो चला गया। अगर हम सिखाते ही नहीं,
कि लोग छोड़ के चले जाएंगे इसलिए हम सिखाते ही नहीं है। तो क्या होगा मुझे बताओ, तो क्या लोग छोड़ के नहीं जाएंगे? तब भी छोड़ के जाएंगे। द इशू इज लोगों का, भाई हमने भी तो अपना, हम हो सकता है हम भी पहले कभी जॉब करते। तुमने कभी जॉब किया रवि पहले? जी 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 सर, तुमने भी जॉब छोड़ के अपना चालू किया कि नहीं किया? फिर जी जी ये सबका हक है, ये सबका हक है। लेकिन कोई छोड़ के जा सकता है इसलिए मैं सिखाऊं ही नहीं और अपने धंधे को छोटा सा बना करके रखूं, ये किस तरह की सोच है? जी जी अगेन ये एक व्यापक सोच बनानी पड़ेगी रवि। लोगों का जाना तुम रोक नहीं सकते, पर अगर उस बंदे को अपने ही धंधे में ग्रोथ अगर दिखती है तो उसके रुकने के चांसेस ज्यादा है। अगेन पार्टनरशिप के धंधे में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है, मैं समझता हूँ। हम कुछ करना चाहते हैं, पार्टनर मना कर देता है। पार्टनर कुछ करना चाहते हैं, हम पार्टनरशिप का धंधा में कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बेसिकली दोनों ही मिलके कुछ नहीं करते, है ना। पार्टनरशिप का धंधा में कभी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर पार्टनर अगर आपके हैं और आपके आइडियाज को वो खारिज कर देते तो क्या है, आपकी अपनी सोच कभी डेवलप नहीं हो पाती। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता पार्टनरशिप का धंधा, या फिर अगर पार्टनरशिप का धंधा है भी तो भी एक पूरा मैनेजमेंट का एक बंदा होना चाहिए जो सब डिसीजंस ले और सब इसको ये करे। लोग एक दूसरे के डिसीजन ही काटते रहते हैं, अपनी अपनी सोच लगाते रहते हैं। बहरहाल खैर जो भी है, अगर तुम लोगों को सिखाओगे नहीं तो अच्छे बंदे कैसे डेवलप होंगे मुझे बताओ। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जी जी सर। लोग जाएंगे तो जाएंगे यार, जाने दो ना, हमारा दूसरा ट्रेनिंग प्रोसेस। इशू ये नहीं कि लोग जाते, इशू ये है कि बैकअप का सिस्टम नहीं होता। दैट इज करेक्ट है। तो उस आप उसको उस नजर से देखो जो है वो इसको, ठीक है। ओके चलिए, हम एक सवाल जो है सतीश परमार ने एक सवाल लिखा है कि इन पैथोलॉजी आई रिक्वायर सैंपल कलेक्शन बॉय, देन विल आई हैव टू गिव हिम ऑल? यस यस सतीश, पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सैंपल कलेक्शन बॉय एजुकेशन इज नॉट इनफ टू लैब इंटरनल वर्क लाइक क्वालिटी कंट्रोल मेडिसिन। भाई देखो, हमको उसको पूरे लैब का एक पूरा आइडिया हमको देना है, क्योंकि एक ट्रेनिंग प्रोसेस है, ठीक है। तुम देखो ये हमको कब लेना है इस बंदे को, ये ट्रेनिंग कब आएगा? जब हमको उसकी जरूरत नहीं है, समझो, जब हमको उसकी जरूरत नहीं है। उसको लेबोरेटरी का हर एक पार्ट जो है उसका आइडिया लेने दो। उसके बाद में उस एक महीने में उसको ऑब्जर्व करो कि ये सैंपल कलेक्शन के लिए ठीक है, या सैंपल प्रोसेसिंग के लिए ठीक है, या पेशेंट से बात करने के लिए ठीक है, कहाँ के लिए ठीक है। पहले उसको भी पूरा समझने दो और तुम भी उसको पूरा समझो, अलग अलग एरिया में किस प्रकार से रहा। फिर उसके बाद में अगर तुमको लगता है कि यस अब ये सैंपल कलेक्शन में इसको मैं जॉब दे रहा हूं और सैंपल कलेक्शन में रख रहा हूं, फिर आगे की बात जो है वो अलग, ठीक है। सैंपल कलेक्शन बाय एजुकेशन इज नॉट इनफ टू लैब इंटरनल वर्क लाइक क्वालिटी कंट्रोल मशीन मेंटेनेंस वगैरह, बराबर सही है। लेकिन फिर भी उसको पता होना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, उसको पता होना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट से बात करेगा, वो इधर उधर बात करेगा, उसकी बातों से लगना चाहिए कि हाँ इसको कुछ काम आता है। आप समझे ना? तो उसको हर एक एरिया का उसको आइडिया तो आपको देना पड़ेगा, देना चाहिए। सिर्फ एक ही एरिया और वहीं का उसको बस पता है, ये उचित नहीं है मेरे हिसाब से। बोलो बोलो। ट्रेनिंग को अगर हम ऐसा एज्यूम कर सके इसको रखना है, तो इसको बोलना होगा कि हम आपको नौकरी पे रखेंगे अगर आपका काम सही होगा तो। ऐसा नहीं, उसको ये ऐसा बोलना कुछ नहीं है, बोलना है। उसको बोलना है भाई तुम ट्रेनिंग लो और अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम आखिरी 3-4 दिन में डिसाइड, उसको अश्योर मत करो। और दूसरी बात ये कि अगर हम उस ट्रेनिंग को अच्छा लगता है, अगर हमें उसको कलेक्शन बॉय में ही रखना है, उसकी रिक्वायर है हमें, अगर उसने सोच लिया कि मुझे तो अंदर काम करना है, तो फिर बायस नहीं होगा सर। उसको वही तो मैं बोल रहा हूँ, हम तो उसको बताए नहीं कि भाई, हम बता ही नहीं रहे कि हम तुमको रख भी रहे हैं कि नहीं रख रहे तुम्हारा। हाँ, हम तो टोटल ब्लैंक रहना है। हाँ, ताकि उसका भी माइंड ओपन रहे और हमारा भी माइंड ओपन रहे। अगर उसको पता लग गया कि भाई मेरे को तो रखने ही वाले हैं, जैसे वो होता है ना इंटरव्यू में जो आता है, उनको पता है भाई इनकी बहुत जरूरत है, इनकी अड़ी फंसी हुई है, वैसा स्थिति मत आने। तुम बोलो भाई तुम पूरा देखो, हम फिर डिसाइड करेंगे तुमको रखना कि नहीं रखना। और नंबर 2,
तुमको कौन से एरिया में रखना। हो सकता है वो सोच के आया हो कि मैं इंटरनल वर्क करूंगा, पर उसको बाद में इस 1 महीने के दौरान समझ में आया कि सैंपल कलेक्शन तो बहुत मजे की बात है, हो सकता है उसका भी मन चेंज हो जाए। करेक्ट है, इसलिए पूरा ओपन रखो, पूरा ओपन रखो उसको, हर एरिया का उसका काम उसको भी देखने दो, तुम भी ऑब्जर्व करो। लास्ट 3-4 दिन में तुम डिसाइड करो कि भाई ओवरऑल तुमको जो है यहाँ पे जॉब मिल सकता है, ये वाला यहाँ पर ओपन है, और तुम्हारा टैलेंट देख के हमको लगता है कि यहाँ का काम आपको करना चाहिए। उस पॉइंट पे डिसाइड करो। शुरुआत से कोई अश्योरेंस, अरे एकदम फालतू बेकार बंदा मिला तो हम कैसे अश्योर करते हैं ना उसको कि ये है। करेक्ट है ना, इस प्रकार। करेक्ट है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, डॉक्टर अंशुल। सर मेरा क्वेश्चन तो वही था कि हर डिपार्टमेंट में उसे नहीं लेना चाहिए, जैसे वो बेकरी वाले सर ने बताया था कि देखो काम तो उन्होंने प्रोडक्शन में भी देखा, ऑपरेशन में भी देखा, तो इन सब में तो घुमाएंगे। मेरा क्या कहना है, अगर इन सब आपकी आवाज डिपार्टमेंट घुमा देंगे तो उसको बिजनेस जाती है, पर अगर एक स्पेसिफिक एरिया में रखेंगे ना तो अगेन आप डिसाइड कीजिए आपको किस प्रकार से। सर हमारी मेरी आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है मुझे, थोड़ा साउंड अपना ठीक करो। तुम्हारा कैमरा भी ऑफ हो गया है। नहीं सर, कैमरा तो चल रहा है। हाँ, अब आया, अब कैमरा आया तुम्हारा। हाँ 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 सर मेरा पॉइंट वही था कि हर एरिया में उन्हें नहीं, एकदम एक एरिया में कन्फाइंड रखना चाहिए हमें लेटर ऑन। हाँ, लेटर ऑन तो एक ही एरिया में करना है डॉक्टर अंशुल। यस भाई, काम तो किसी एक डिपार्टमेंट में ही करेगा, काम तो वो मेल सर्जरी वार्ड के उस एरिया में ही करेगा जब वो परमानेंट होगा। मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी कि बाद में तू इधर भी कर, नो 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 नो। फिर तो वो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन में आएगा कि मार्केटिंग फील्ड मैनेजर फॉर एग्जाम्पल। तो वो ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग में उसको अलग अलग एरियाज का उसको भी देखने दो और आप भी देखो, क्योंकि क्या है, ट्रेनिंग चल रही, मतलब अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब एक तरह से हम एक सोशल कॉज भी कर रहे हैं कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लायक बना रहे हैं। करेक्ट है। ट्रेनिंग में लेट हिम गेट एन आइडिया ऑफ अ वाइड एरिया, फिर जॉब तो किसी एक ही एरिया में देना। वही तो बात चल रही थी ना अभी सतीश परमार से। यस, जॉब तो किसी एक इसमें, और वही अलग अलग एरिया में काम करके आपको 1 महीना मिलता है उसको असेस करने में कि भाई ये कौन से एरिया के लिए सुटेबल है ये बंदा, जहां इसको भी मजा आएगा और इसको मजा आएगा तो अपने को भी मजा आएगा, फिर उसको एक स्पेसिफिक जॉब दीजिए। यस, बट ट्रेनिंग प्रोसेस में भाई देखो, अगर मैं हिस्टोपैथोलॉजी में भी काम कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर एरिया है, मुझे कलेक्शन सेंटर के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए ना, मुझे हमारा बैंकिंग और बाकी सॉफ्टवेयर का क्या उसकी तो जानकारी होनी चाहिए ना। इस प्रकार हमको कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो आया था सैंपल कलेक्शन के लिए और अब उसको मजा आ रहा है डेटा एंट्री के रूप में और सभी पेशेंट से कम्युनिकेशन। वो आया किस काम से था, वो क्वालिफाइड टेक्नीशियन है, डीएमएलटी है, लेकिन काम अभी मजे से कर रहा है कि पूरे पेशेंट डेटाबेस को उनसे कांटेक्ट करना, उनको व्हाट्सएप और ये मैसेज भेजना, उनको जो है वो कंटेंट रखना और उनका जो है व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से उनको फॉलोअप में रखना, उनको एंगेज रखना। ये क्यों हुआ? बिकॉज उसने सब एरिया का देखा, हमको भी समझ में आया, उसको भी समझ में आया कि यार ये, एंड नाउ वी हैव एन एक्सीलेंट वर्कर जो मुझे पता है कि एकदम मजे से काम कर रहा है। वो क्यों हुआ? क्योंकि सभी एरियाज का एक्सपोजर हमने दिया उसको इस तरीके से। राइट, यस। तो आपका जो है सवाल बिल्कुल सही है, बट मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं। ट्रेनिंग में हर एरिया को उसको घूमने दो। अभी हमारे, मैं आपको बता रहा हूं, अभी हमारे यहाँ 2 ट्रेनिंग प्रोसेस चल रही है, एक टेक्निकल के लिए, एक नॉन टेक्निकल के लिए। ठीक है ना? नॉन टेक्निकल यानी पूरा मैनेजमेंट एस्पेक्ट, फाइनेंशियल, बैंकिंग और सैंपल लॉजिस्टिक्स वाला, ये नॉन टेक्निकल। और एक प्योर पैथोलॉजी का नॉन टेक्निकल का हमारा 15 दिन का ट्रेनिंग सिलेबस हमने 3 दिन पहले ही शुरू किया है। सॉरी, 3 महीना पहले ही शुरू किया है सर। उसमें आप कैसे रखते हो? अगेन जो डीएमएलटी लोग नहीं है पर हेल्थ इंडस्ट्री में आना चाहते हैं,
ये धीरे धीरे इवॉल्व होते जाता है। शुरुआत में एक ही, ये धीरे धीरे इवॉल्व होगा। आगे हो सकता है हमारा एक और कोई ये रहेगा, मतलब मार्केट मैनेजमेंट के ऊपर में हमारा एक ट्रेनिंग ये रहेगा कि ये धीरे धीरे ये दूसरे और तीसरे नंबर पे हम क्यों गए, क्योंकि पहला वाला हमने लग के किया और उसको सक्सेसफुल करके दिखाया। तो मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया। अभी आप एक ट्रेनिंग सिलेबस, उस एक ट्रेनिंग सिलेबस को आप सक्सेसफुल ये करके दिखाओ, फिर आपका दिमाग चलेगा, आइडियाज लगेंगे आपको। ठीक है ना? ओके, और कोई सवाल? यस, गोकुल सोनार। जी सर, मैं मतलब शंका थी मेरी। तो जैसे हम अपेंडिसशिप का करते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि भाई हमारे यहाँ पे अपेंडिसशिप के लिए वैकेंसी है, तो कितने बच्चों की हम बैच मतलब ले, 5-10 या फिर, और उस ट्रेनिंग के बाद हम मतलब उनको 1 महीने का ट्रेनिंग दे। जैसे हमारा कैपेसिटी है कि हम वहाँ पे 10 लोगों को रख सकते हैं एज अ टीचिंग इंस्टीट्यूट, तो उसके हिसाब से हम बैच लेंगे। तो है यहाँ पे अपेंडिसशिप है, टेक्निक मतलब BSNL का जो भी काम वर्क है उस पे। और ये ट्रेनिंग लेने के बाद में जैसे 10 बच्चों का हमने ट्रेनिंग लिया, उसमें से हमें अच्छे बच्चे 4-5 बच्चे अच्छे लगे कि हम उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं। और जो 5 बच्चे हैं, तो जब वैकेंसी आएंगे तब हम आपको बोलेंगे। और जो बाकी के हैं, जैसे अदर ब्लॉक में किसी को कोई रिक्वायरमेंट है, तो हम वहां पे उनको प्लेस कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। कि भाई भाई देखो, मेरे यहाँ तो जॉब नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर्याप्त लोग हैं। देखो क्या होता है, जब आपके पास काफी मात्रा में लोग होते हैं ना, आपका दिल बड़ा हो जाता है। तो आप बोलते हो, देख भाई मेरे यहाँ तो काम नहीं है, लेकिन एक जगह मैं जानता हूँ जहां पे तेरे को जॉब मिल सकता है, मैं फोन कर देता हूँ, बाकी आगे देख ले भाई, वो रखेंगे नहीं रखेंगे मुझे पता नहीं। और वो जो तुम्हारा दोस्त है जो दूसरा इंडस्ट्री है, वहां भी तुम बता सकते हो कि यार मेरे यहाँ एक ट्रेनी का एक लड़का आया है, वो मेरे यहाँ के लिए सुटेबल नहीं है, बट आपके यहाँ इस काम के लिए वो बहुत सुटेबल है, मैं भेज रहा हूँ। वो भी आपको थैंक यू बोलेगा। अगेन एक आपका ऐसा व्यापक एक सोच बनती है, एक बिजनेसमैन वाली सोच बनती है। नहीं तो क्या रहता है, हम एक कुएं के मेढक बन के बन जाते, साला मेरा ये मैं क्यों उसको सिखाऊं, मैं ये क्यों करूं, मैं क्यों। नो नो नो, बिजनेसमैन की सागर जैसी विशाल सोच होती है। सागर का पानी कभी कम होता है क्या? कभी कम नहीं होता। कुएं वाले को जरूर टेंशन रहेगा, साला सूख न जाए, सूख न जाए, सूख न जाए। सागर को कभी ये नहीं रहेगा। तो अगेन इट ऑल बिगिंस फ्रॉम द सोच। हमारी सोच कैसी, उसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो अगेन जब आपके पास देखो, और धंधा बढ़ता है लोगों से, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ठेले वाला अकेला ठेला चलाता है, जिंदगी भर ठेला ही चलाएगा, उसका धंधा बढ़ने वाला नहीं है। पर अगर वो लोगों को तैयार करता है कि 10 ठेले उसके चले, तब वो 10 ठेलों, जो 10 और लोग हैं, उनकी वजह से उसका धंधा जो है बढ़ता है। एक टैक्सी वाला टैक्सी ही चलाएगा अकेले पे अगर डिपेंडेंट है तो। लेकिन अगर वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाता है, एक और कार खरीदता है, एक और ड्राइवर रखता है, एक और ठीक है, कोई ड्राइवर छोड़ के जाएगा, कोई ड्राइवर बदमाशी करेगा, लेकिन धंधा भी ग्रो होगा। ये सोच रखते हैं सर। और एक दूसरा, एक लास्ट का है। तो जैसे अभी हमने कुछ प्रोग्रेस किया है, कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, तो मेरा टारगेट है कि मैं 30 तारीख तक के पहले अपना जो इंटरनल है, जैसे CRM है, अकाउंटिंग है, और जो भी इंक्वायरी है, मार्केटिंग का है, जैसे आपने 7 घोड़े बताए, तो पहले जो हमारी जो टीम है, जैसे 5 लोगों की टीम है अभी फिलहाल, तो पहले ये सिस्टम लगा लेते हैं जब तक के अपना ट्रेनिंग शुरू नहीं करते। तो ये बेटर रहेगा, या इसके साथ में ये भी करना है? मैं समझा नहीं, एक बार फिर से पूछो। जैसे अभी हमारा जो वर्क है, तो ये वर्क पे हम काम कर रहे हैं, जैसे हम अभी पहले दिन से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। जैसे हमारा CRM सॉफ्टवेयर है, या मार्केटिंग की हमारी कुछ पॉलिसी है, या अकाउंटिंग का है, और सेल्स का है, ऑपरेशन का है। तो ये कैसा पहले सब बिखर गया था, जैसे किसको लगा उसके हिसाब से काम करते थे। लेकिन ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में एज ए सिस्टम हमने अभी एक ग्रोथ किया है। तो ये सिस्टम लगाना शुरू है कि अभी कैसा हैबिट हो गई थी कई सालों से कि भाई इस तरीके से करना है। लेकिन जैसे पहले दिन से हमने ये अटेंड किया, तो पहले दिन से एक मैंने कागज वर्क पे लिया, और ये पूरा सिस्टम में अभी लगा रहा हूँ। वंडरफुल। तो मेरा टारगेट है ये 30 तारीख तक ये पूरा ऑटोमेशन पहले ये 5 लोगों में मैं सिस्टम डेवलप कर लेता हूँ। उसके बाद में 1 तारीख से तब तक ये मार्केटिंग भी हो जाएगा कि यहाँ पे वैकेंसी है, अपेंडिसशिप शुरू है। तो तो अभी 15 दिन मेरे हाथ में है, तो वो समझ गया। अब जो है, तुम अभी से तुम बोलना शुरू कर दो कि 1 जून से हमारे यहाँ अप्रेंटिसशिप रेडी। अभी तो तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है,
अभी तुम अपना खुद का घर सजा रहे हो, अपना खुद का पूरा ये सिस्टम बना रहे हो, ये बना रहे हो, 15 दिन और है, ले लो। लेकिन क्या होता है रोजमर्रा के काम में, हाँ ठीक है ना यार, वो करेंगे वो करेंगे। अभी आप डिक्लेयर जरूर कर दो कि 1 तारीख से अप्रेंटिसशिप आए, क्योंकि जब डेडलाइन रहती है तब हमारा काम जो है वो चलता है। तो ये अभी 15 दिन ट्रेनिंग मत लो, 1 तारीख से लेकिन जरूर लो ट्रेनिंग जी। ठीक है। और सबको पता होना चाहिए कि 1 तारीख से 2 या 3 अप्रेंटिस आएंगे, या ट्रेनिंग, अप्रेंटिस मतलब ही ट्रेनिंग होता है, तो आएंगे, तो हमारा पूरा टीम, हमारा पूरा सिस्टम भी तब तक रेडी हो जाएगा। इट्स अ गुड आइडिया, यस। सिस्टम बना के फिर उसका सिलेबस भी बना लो कि जो नए लोग आएंगे अब 1 जून से 30 जून तक किस प्रकार से सीखेंगे, पहले क्या सीखेंगे, बाद में क्या सीखेंगे, और फिर बेहतरीन ढंग से चालू करो। जब ये 1 महीना ट्रेनिंग तुम्हारा चलेगा, तुमको समझ में आएगा यार इसमें थोड़ा ये सुधार कर देते, ये जो मैंने तीसरे हफ्ते में रखा था ना, इसको मैं पहले हफ्ते में ले आता हूँ, जो पहले हफ्ते में रखा था उसको दूसरे। आज भी हम लोग सुधार कर रहे हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस में, आज भी कर रहे हैं। ये सुधार लगातार चालू रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी। तो इट्स अ वंडरफुल आइडिया गोकुल, बिल्कुल करो। लेकिन ना तुम थोड़ा आलसी हो रहे हो गोकुल, मेरे को कल दोनों होमवर्क चाहिए, है ना? अब फालतू बात, अब 2 दिन का गैप है तुमको, करेक्ट है ना? कल और परसों 2 दिन का गैप है। अब ये फालतू बात, फालतू स्टोरी मेरे को नहीं सुनाना। नहीं हाँ, सर, नहीं सर। मैं समझ जाता हूँ बंदा कोशिश कर रहा है कि आलसी है, मैं समझ जाता हूँ, राइट गोकुल? जी हाँ, सर। इतना तो मैं तुमको अधिकार से बोल सकता हूँ, जी कि सर। नहीं? जी सर, तो मेरा काम भी सर, मैं अभी वही आपने सुबह में मतलब स्टार्टिंग में ही बोला था, तो मैंने वही नोट डाउन कर लिया है, तो उसमें हो जाएगा सर 100%। बस बाकी फालतू बात नहीं, मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को पूरा होमवर्क चाहिए, बराबर गोकुल? जी वेरी सर। गुड, वेरी गुड, वंडरफुल एनर्जी। ओके सचिन, सर अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभी सचिन। सर हमारे फुटवेयर इंडस्ट्री का चैलेंज ही डिफरेंस है, क्योंकि क्या है, हाँ, रिटेल इंडस्ट्री है हाँ, और सर ऑन फ्लोर ड्यूटी 12 घंटा होता है। ओके, ओके, तो और हमारे फुटवेयर फील्ड में बेसिकली एजुकेशन बैकग्राउंड वाले स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट ही कम है, क्योंकि क्या हाँ, होता है फुटवेयर में अनस्किल लेबर ज्यादा है, ब्लू कॉलर जॉब ज्यादा है। तो हाँ, उसके अंदर ये इम्पोर्टेंस जताना, ये प्रोसेस कैसे करे, क्योंकि उनको ये सब ट्रेनिंग, एक तो क्या हो रहा है सर कि स्टोर में ऑलरेडी आदमी लोग का शॉर्टेज है, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड मतलब इन्वॉल्व करे। अगर वो जैसे आप बोल रहे हो कि यार अपने को जरूरत नहीं है, तभी आप ट्रेनिंग को अर्न करते रहो, अपने पास हमेशा बैकअप पॉलिसी। मगर सर प्रॉब्लम ये होता है कि जो ब्लू कॉलर वाले स्टाफ है ना, ये एक्चुअली उनके पास एक अलग तरीके का एटीट्यूड होता है। सेकेंड थिंग, टाइमिंग हमारा बहुत सारा मैटर करता है, कि हमने बहुत सारे एक जो एजेंसीज होती है ना, वो ऑनलाइन हायर करती है कि वर्क इंडिया वगैरह, तो हमको बहुत सारा क्वेरी मिला कि यार कोई अभी आज के डेट में सर 12 आवर्स काम करने के लिए रेडी नहीं है। नहीं, सबसे आप बड़ा 12 हमारे आवर्स 12 आवर्स आप काम कराते भी क्यों हो? वो इलीगल है। खैर ये टोटली अलग मैटर है, ये टोटली हाँ अलग हाँ। मैटर है। अगर आपको एक ग्रो ये करना है, आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। वो बाय लॉ आपको कोई मिलेगा नहीं, मतलब कोई एजेंसी आपको दे ही नहीं सकती 12 घंटे का आपका वर्किंग देख के, बिकॉज दैट इन इटसेल्फ इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट लॉ। लेकिन चलो, मैं ये और 12 घंटे काम हमको करवाना भी नहीं। जो नेशनल स्टैंडर्ड है, जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है, 8 घंटे। जैसे हमारे यहाँ लोगों की 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। कभी वो अगर स्वेच्छा से अधिक रुक गया वो अलग बात है, हम नहीं बोलते कि तुम्हारी 10 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे की ड्यूटी। तो ड्यूटी 8 घंटे की रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा एक जो तुम्हारा रहता है सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, ठीक है, और दूसरा जो तुम्हारा एक बैच रहेगा वो दोपहर को 12 बजे से रात के 8 बजे, सॉरी 10 बजे से 6 बजे तक, 8 घंटा हो गया। दूसरा जो है तुम्हारा 2 बजे से रात को 10 बजे तक। इस प्रकार से ये तुम टीम को ये करके शिफ्ट वाइज 2 काम या करना 3 पड़ेगा। शिफ्ट वाइज, यस। क्योंकि अगर तुमको कंपनी ग्रो करना है सचिन, और कल को तुमको अगर रजिस्ट्रेशन करना है, कल को तुमको एसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, कल को तुमको ये करना है, तो तुमको एक प्रोफेशनल कंपनी बनना पड़ेगा। और उसके लिए एचआर जो ये है, तुमको अगर उससे रिलेटेड, अगर वो वैसा एक प्रोफेशनल कंपनी के रूप में ग्रो करना है, तो तुमको तुम्हारे जैसे हमको अपना जीएसटी कराना पड़ता है, जैसे हमारा बाकी टैक्सेशन सिस्टम है, ये है वो है, वैसे ही लेबर लॉज भी फॉलो करने पड़ते हैं, लेबर या एम्प्लॉय रिलेटेड लॉज भी फॉलो करने पड़ते हैं। उनका ईएसआईसी तुमको कराना पड़ेगा, उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला जो है ईएसआईसी उनका कराना पड़ेगा, उनका पीएफ वाला जो है वो तुमको कराना होगा, और तब जाकर के कंपनी ग्रो होगी। तुम जो है 2 शिफ्ट में लोगों को, तुम्हारा टाइमिंग सुबह 10 बजे से 6 बजे तक,
ठीक है, या फिर तुम ब्रोकन भी ले सकते हो, ब्रोकन भी ले सकते हो कि 10 से 2, उसके बाद शाम को ये हमारे यहाँ इस प्रकार से करते। कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूएशन में काम करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो 4 घंटे इधर 4 घंटे इधर ऐसा काम करते हैं। ऐसा करके पूरा एडजस्ट किया गया। हफ्ते में एक दिन छुट्टी कंपलसरी है। हमारी लैब 7 दिन चालू रहती है, ठीक है। तो किसी का मंडे ऑफ है, किसी का ट्यूसडे ऑफ है, किसी का सैटरडे ऑफ है, किसी का संडे ऑफ है। इस प्रकार से सिस्टम बनाओ सचिन, लेट्स बी प्रोफेशनल। और अच्छा, फिर सर। क्या होगा, हाँ फिर क्या होगा कि अब मैं समझ गया कि तुम्हारे यहाँ जो लोग आते हैं तुम्हारे पिक्यूलियर सिचुएशन में, समझ गया कि ये ब्लू कॉलर वाले होते हैं, ठीक है ना, इनको काम की जरूरत होती है। यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम शायद नहीं चलेगा, क्योंकि बोलेगा जूता दुकान में मैं क्या ट्रेनिंग लेने के लिए जाऊं, ठीक है। पर मैनेजरियल लेवल पे ये चल सकता है। जो मैनेजर है, शॉप मैनेजर, मैनेजरियल लेवल पे एक ग्रोइंग कंपनी, जो एक ऐसी फुटवियर कंपनी जो कल को फॉर एग्जांपल मोची जो बन रही है, या एक और वो है ना जो रिटेल चेन है फुटवियर की, क्या नाम, मेट्रो, जो आने वाले समय में एक मेट्रो बन सकती है, उसके मैनेजरियल काम के लिए तो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे ना। कोई लेडी हो सकती है, कोई ये हो सकता है, उनको तो बिजनेस का हर पहलू मालूम होना चाहिए, कस्टमर हैंडलिंग से लेकर के बैंकिंग तक और वो सब। तो वहां पे तुम्हारा ट्रेनिंग सिलेबस चलेगा। पर जो मेन हमारा स्टाफ है जो कस्टमर हैंडलिंग वाला है, वहां पे तुमको एक्स्ट्रा लोग रखना है, अगर वहां तुम ट्रेनिंग नहीं रखते तो। लेकिन सचिन 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी मत कराओ, कभी बुरे फंस जाओगे, भगवान ना करे बुरे फंस जाओगे। डोंट। मगर सर अभी मैंने देखा कि मेट्रोज मोची ये जो भी ऑन फ्लोर ऑन जो उनका स्टाफ होता है, बेसिकली जितने भी रिटेल्स होते हैं ना, ये देखो क्या होता है कि ये ऑफिस वर्क नहीं है, क्योंकि रिटेल का फ्लो कब चालू होता है कि सुबह एक पीक टाइम होता है 10 से 1, और शाम को ऑफिस से रिटर्न होते हो 5 से 9:30। ये हमारा प्रोडक्टिव आवर होता है पूरे रिटेल के 12 घंटे में। तो तकलीफ क्या होती है कि सर ऑलरेडी जितने भी रिटेल्स है, अब आप ओवरऑल देखोगे ना कि अभी कोई भी रिटेल, हमारे फुटवेयर लाइन का एग्जांपल देता हूँ कि सब जगह स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो है ऑन फ्लोर कि जैसे 8 घंटे का ड्यूटी ऐसे कोई स्टोर में नहीं है, सब जगह यही ड्यूटी है कि एटलीस्ट 11 घंटा तो। मैं सजेस्ट करूंगा सचिन, मैं सजेस्ट करूंगा, हो सकता है मे बी यू आर राइट, पर मैं क्या बोलूंगा, तुम कुछ बड़े स्टोर्स में जा करके तुम थोड़ा सा एक बार फिर से तुम रिसर्च करो कि वहां पे उनका क्या है, ठीक है। और मैं समझ रहा हूं कि भाई दोपहर को 1 बजे से 5 बजे तक कौन जूता लेने जाता है, कोई नहीं जाता। लोग या तो सुबह जाते हैं, शाम को भीड़ रहती है, शाम को 6 से 10 बजे तक मैक्सिमम भीड़ रहे। तो तुम टाइमिंग एडजस्ट करो कि उस वक्त ज्यादा लोग रहेंगे, दोपहर को कम लोग रहेंगे, दोपहर को 2 या 3 ही लोग रहेंगे, और वो पेपर वर्क, वो ब्रोकन आवर्स में तुम ये कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करके तुम ये बनाओ। जहां तक रूटीन वर्किंग का है, वहां पर तुम जो है एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज रखो। शिफ्ट में तुम करोगे तो वैसे भी तुमको 2 या 3 लोग एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, ठीक है। पर ज्यादा बेहतर कस्टमर्स की सेवा होगी, तुम्हारे पास में बैकअप रहेगा। हाँ, तुम शिफ्ट चेंज कर सकते हो, भैया इवनिंग शिफ्ट नहीं, अब तुम मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट का एक लड़का छोड़ करके गया, ये टाइमिंग वगैरह तुम चेंज कर सकते हो। लेकिन 8 घंटे से ज्यादा काम मत कराओ। और एक बेहतरीन मैनेजरियल लेवल के लिए फॉर अ ग्रोइंग कंपनी एक ऐड देने में क्या हर्ज जाती है। फॉर अ ग्रोइंग कंपनी with a vision to open 10 stores in the next 5 years, we need a great managerial team. Trainee managers are requested. 1 महीना कोई नहीं होगा, 2 महीना कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद में एक बंदा आएगा जो तुम्हारा काम को, तुम्हारे हेडेक को आधा कर देगा। तुम फिर अपने चैम्बर में बैठोगे, ये रूटीन जो मैनेजमेंट का काम जो है वो देखेगा, और तुम्हारे पास टाइम रहेगा धंधे को और आगे ग्रो करने के लिए, एक और मैनेजर को लेने के लिए। इस तरह की एक सोच अगर तुम बनाते हो सचिन, तो मेरे ख्याल से एक बार जो तुमने सोच बनाई तो फिर अपने आप चीजें अट्रैक्ट होती हैं। ओके, मतलब जो मार्केट कर रहे हो उसके हटके आप पॉलिसी जो बर्निंग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन दो कि भले वो मार्केट में नहीं आएगा भाई, इधर शिंदे शूज में भाई अभी 8 ही घंटे का ड्यूटी हुआ है, तो बेसिकली सैलरी भी 12 घंटे की मिलेगी, मगर काम 8 घंटा में करना पड़ेगा। तो मार्केट में मैसेज चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली टीम अट्रैक्ट होना शुरू होगी। फिर अगर अच्छे बंदे हैं वो अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा रुक जाए, वो भी हम लोग एनकरेज नहीं करते, भैया ड्यूटी हो गई जाओ निकलो। पर कुछ लोग रुकते हैं तो इट्स ओके, बट हम लोग उनको रिमाइंडर देते, भैया देख तू बेमतलब का रुका है, तू 10 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है, मतलब जरूरी नहीं कि तू उतना एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव है, ठीक है ना।
इफ यू आर इनएफिशिएंट वर्कर और 8 घंटे का काम 10 घंटे में करते, भाई हम नहीं बोल रहे करने के लिए, सो दैट वो क्लैरिटी रहे। और अगर तुमको ग्रो होना है तो जो नॉर्म्स हैं, जो इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, उनको फॉलो करते हुए करोगे तो अच्छे लोग रहेंगे तुम्हारे पास। अच्छा, मतलब सर पीएफ और ईएसआईसी को हमारे सिस्टम में अभी मैं जस्ट एक लास्ट मंथ एचआर पॉलिसी लेबर लॉ से मिला, उन्होंने सजेस्ट किया कि अभी जो पहले 20 एम्प्लॉय का रूल था अभी वो 10 में आया है, और शायद वो अगले नेक्स्ट ईयर से वो मैंडेटरी होगा जिसके पास 10 एम्प्लॉय है। अभी मेरे पास सर 38 एम्प्लॉयज है मेरे टोटल ऑर्गेनाइजेशन। अरे भैया करवा लो सचिन, करवा लो। हाँ, ये हेडेक लगता है हमको, पर यही सब मैनेज करने के लिए मैनेजर चाहिए भैया, समझो तुम मेरी बात को। अगर ग्रो करना है ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो किसी दिन किसी ने कुछ एक कर दिया, ये तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने कोई कुछ एक कर दिया, तुम्हारे पास 2 लेबर इंस्पेक्टर आ जाएंगे और पिछले तुम्हारे 6 साल का काम जो है वो ये हो जाएगा, फिर हाथ जोड़ करके ये सब तुम समझ रहे हो, फिर वो सब जो है पहले जैसे इनकम टैक्स का हुआ करता था ना वैसा। 38 लोग हैं भैया, मत लो रिस्क यार, इतना सुंदर इतना अच्छा बिजनेस तुमने खड़ा किया है, अब जो नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे भाई, वो पूरा सिस्टम के हिसाब से बनाओ। अभी प्रोफेशनलिज्म अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इफ यू वांट गुड पीपल, इफ यू वांट प्रोमिनेंस, इफ यू वांट टू ग्रो, तो आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा और गवर्नमेंट के नियमों से तालमेल बनाना पड़ेगा। तुमको पसंद हो ना पसंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज लाइक ग्रेविटी, ग्रेविटी तुमको पसंद है नहीं पसंद है कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटी है मतलब है, ठीक है ना। हाँ, गिरोगे तो चोट लगेगी, ग्रेविटी है मतलब है। तो ये इस प्रकार का है, और इसी सबको मैनेज करने के लिए, ये करने के लिए तुम्हारे पास मैनेजरियल स्टाफ भी होना चाहिए, वैसी सोच बना लो सचिन, राइट? ओके सर, ओके। और ये ट्रेनिंग सिलेबस सब लोग बनाएंगे, रवि, सचिन। मैं आपसे कह रहा था, व्हाट आई मेंट टू से वाज कि हमको एचआर में भी R1 रहना है, इन द सेंस दैट R1 रहना है मतलब क्या? R1 रहना है मतलब हमको अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लोग हैं तो भी हमको लोगों को लेते रहना है, मतलब ट्रेनीज के रूप में लेते रहना है, या फिर 1-2 एक्स्ट्रा टीम मेंबर्स हमारे पास में होने ही चाहिए, क्योंकि हमने क्लाइंट से काम ले लिया, हमने बिजनेस जो है हमने अपना बिजनेस बढ़ा लिया, अब रोज की एक्टिविटीज है, रेगुलर एक्टिविटीज है, हैवी वर्कलोड है, और ऐसे समय में अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ करके चला जाता है तो इट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम। इसीलिए एचआर में अगर हमको R1 रहना है, R1 रहना मतलब क्या? R1 रहना मतलब रेगुलर एक्टिविटी। 3 तरह का होता है, R0 यानी नो एक्टिविटी, एचआर से रिलेटेड हमारी कोई एक्टिविटी ही नहीं है। R1 यानी रेगुलर एक्टिविटी, हमारे पास पर्याप्त संख्या में लोग हैं तो भी हमने 2 एक्स्ट्रा लोग रखे हुए हैं, या ट्रेनीज हमने जो है वो रखे हुए हैं। और R2 यानी प्यास लगने पर ही जो हम कुआं खोदते हैं वो होता है R2। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है R2। 2 लोग छोड़ के भाग गए, अब जो है लोगों को ढूंढ रहे, उनको कब लेंगे, उनको कब ट्रेन करेंगे, उनको कब काबिल बनाएंगे। एंड अगेन, चूंकि एक्स्ट्रा व्यक्ति रखने में एक एंटरप्रेन्योर डरता है, तो ऐसा डरने वाला एंटरप्रेन्योर कभी भी ग्रो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लोग जब चले जाएंगे तब ये रोते बैठता है, यार छोड़ के चले गए, ऐसे है वो, गड़बड़ लोग थे, बेकार थे, एहसान फरामोश थे, ये थे वो थे, बस वो रोते ही बैठेगा अगर वो R1 नहीं है। और अपना दोष या अपने सिस्टम की कमी जो है उन लोगों पे देगा जो लोग छोड़ करके चले गए। अरे भैया वो गए, अब उनके ऊपर में रो पीट के कोई फायदा नहीं होगा। अगेन बहुत गलत मैसेज अभी करंट टीम को भी जाता है, ठीक है। सो अगेन, अगर स्टेबल और प्रॉपर धंधा मेंटेन करना है तो वी हैव टू बी R1 इन ऑल द 7 हॉर्सेस। 7 हॉर्सेस में R1 रहना है। जैसे मार्केटिंग में धंधा बढ़िया चल रहा है तो भी हमको R1 रहना है, मार्केटिंग चालू रहनी चाहिए। धंधा ठीक ठाक है तो भी R1 रहना है, मार्केटिंग में चालू रहना चाहिए। और धंधा गड़बड़ है तब तो चालू रहना ही चाहिए। तो उसी प्रकार से एचआर में हम R1 किस प्रकार से रह सकते हैं? एचआर में हम R1 2 तरीके से रह सकते हैं, या तो हम ट्रेनीज लें, ठीक है, ट्रेनीज हम लें, या फिर ट्रेनीज लें, या फिर हम हमेशा 2 या 3, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आपके पास 50 लोग हैं तो आपके पास 3-4 लोग एक्स्ट्रा होने चाहिए। अगर आपके पास 10 लोग हैं, 10 लोग आपके यहाँ काम करते हैं, तो कम से कम 1 या 2 जो है वो एक्स्ट्रा
आपके पास में जो है वो रहना चाहिए, खास करके की एरियाज के लिए, की जगह के लिए तो हमारे पास में एटलीस्ट ट्रेनीज तो होने ही चाहिए, अगर एडिशनल स्टाफ हमारे पास नहीं है तो। सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि व्हाट आई रिकमेंड फॉर विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन यानी कैसा, आपको भी फायदा हो, उस बंदे का भी फायदा हो, और ओवरऑल दुनिया का भी फायदा हो। विन 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 सिचुएशन, आपको भी फायदा हो एज एन एंटरप्रेन्योर, उस बंदे को भी फायदा हो जिसको हमने ट्रेनी के रूप में लिया है, और तीसरा दुनिया का भी फायदा हो। इस हिसाब से हमको जो है ट्रेनीज लेते रहना है, वो ट्रेनिंग प्रोसेस चालू रहेगा, और वो उस 1 महीने की ट्रेनिंग प्रोसेस में अगर आपको लगता है कि बंदा सही है तो आप उसको जॉब ऑफर कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। नहीं तो अगर आपको नहीं जमता तो भाई ठीक है, सर्टिफिकेट दिया, शुभकामनाएं दी, भैया ठीक है, टाटा गुड बाय, तब तक 2 नए ट्रेनिज जो है वो आ जाएंगे। अब कई लोगों को लगता है ये ट्रेनिंग कैसे मैं करूंगा, इसमें तो खर्चा होगा, ये होगा। आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा इसमें, 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। इनफैक्ट कल ही मैं गौरव अग्रवाल जी के साथ में बात कर रहा था, उनके पास में ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए 40-50 एप्लीकेशंस अभी तक आ चुके हैं, और अभी और भी आएंगे, ठीक है। और ही गेट्स गुड नंबर ऑफ ट्रेनीज जो उनके यहाँ सीखते रहते हैं, और उनके यहाँ का अगर उनके पास में जब ट्रेनीज रहते हैं तो उनका दिमाग चलता है कि इसको किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से इनकी वजह से हम एडिशनल धंधा उठा सकते हैं, किस प्रकार से हम जो है ज्यादा बेहतर सर्विसेज क्लाइंट्स को दे सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई छोड़ करके गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए बंदे तो हमेशा हमारे पास में होते ही है। तो अगेन कोई हमको खर्चा नहीं करना है, कोई हमको ट्रेनर अपॉइंट नहीं करना है, कोई हमको ट्रेनिंग के लिए अलग जगह नहीं देनी। जहां पे जो काम चल रहा है वहां पर बैठ के उसको देख करके ही, सीनियर को देख करके ही ये बंदा जो है धीरे 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 करके पूरा सीख जाएगा। अब इसके 2-3 फायदे क्या होते हैं। नंबर 1, आपको पीस ऑफ माइंड रहता है, आपको पीस ऑफ माइंड रहता है। नंबर 2, जो लोग प्रेजेंटली काम कर रहे हैं उनको पता है कि अगर मैं नाटक किया तो मेरा रिप्लेसमेंट तैयार है। नंबर 3, आपको नए नए आइडियाज आते हैं जब आपके पास में एक्स्ट्रा लोग होते हैं कि इनको किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए, किस प्रकार से कोई एडिशनल ब्रांच चालू की जाए, क्या किया जाए, इस प्रकार से हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं। और चौथा, जो लोग ग्रोथ ओरिएंटेड एम्प्लॉइज हैं उनको पता है कि ये ट्रेनीज आ रहे हैं, ये ट्रेनी मेरे को रिप्लेस करेगा तो मेरे को प्रमोशन मिल सकता है। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन, कि आप क्या कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। आप जो कम्युनिकेट करते हैं, कि जो आपके सीनियर टीम मेंबर्स है उनको भी हमेशा पता होना चाहिए कि मैं अपने ही जैसे काबिल बंदे को अगर यहाँ बिठाऊंगा तो मुझे प्रमोशन मिल सकता है, और तब वो इनसिक्योर फील नहीं करेंगे, तब वो इन ट्रेनिंग्स का जो है वो वेलकम करेंगे। तो अगेन ये ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो कैसे बनाना, इसके ऊपर में आज हम बात करने वाले हैं। नाउ अब ये ट्रेनीज हमको मिलेंगे कहां से? नाउ द क्वेश्चन इज कि ये ट्रेनीज हमको मिलेंगे कहां से, राइट? व्हाट वी डू इज, एंड व्हाट आई रिकमेंड फॉर यू इज दैट आपके यहाँ पे जो जो कॉलेजेस हैं जहां से ग्रेजुएट्स निकलते हैं, अगर टेक्निकल काम है तो आईटीआई कॉलेज होगा, आपके यहाँ जो है इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है, आपके यहाँ जो है कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कॉमर्स इंस्टीट्यूट, डिग्री कॉलेज, अलग अलग कॉलेजेस जो जहां के जो कोर्सेज आपके लिए रेलिवेंट है, पैरामेडिकल कॉलेज होता है, नर्सिंग कॉलेज होता है, अगेन ये सब जो आपके लिए रेलिवेंट हैं, उन कॉलेजेस में आप जाकर के बताइए कि आपके यहाँ के जो अच्छे स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। और गौरव अग्रवाल जी ने एग्जैक्टली यही किया, जो एमकॉम स्टूडेंट्स है, एमकॉम की जो कोर्सेज है वहां पे जाके उन्होंने बोला कि आपके यहाँ के जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं आगे सीए लाइन में आने के लिए, अकाउंट्स फर्म में काम करने के लिए, वो 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको ना 1 रुपया देना है, ना 1 रुपया उनसे लेना है, पर आपके यहाँ आकर के लोग सीखते रहेंगे और आपको नए नए लोग जो है वो मिलते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। तो ये जो है अलग अलग कॉलेजेस में, या फिर जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार जो अच्छे लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप सोशल मीडिया पे, या अगर आप थोड़ा सा खर्च करना चाहते हैं तो मतलब पेड मीडिया के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से भी आप कॉन्स्टेंटली ले सकते हैं। मैं अपना एग्जांपल बताता हूं, हमारे यहाँ पे हमेशा ही
आप हमारे हमेशा ही 7 से 8 एडिशनल लोग रहते हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर हमको पसंद आता है हम जॉब ऑफर करते हैं, नहीं पसंद आता है जाने देते हैं। बट किसी भी समय एडिशनल वर्कलोड हैंडल करने के लिए कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए, वी ऑलवेज हैव एक्स्ट्रा पीपल जो खुशी से काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि उनको सीखने को मिल रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द 1 मंथ मेरे से साइन किया हुआ सर्टिफिकेट उनको जो है वो मिले। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स वगैरह हैं तो वो भले आप उस ट्रेनिंग पीरियड में उनके साथ में शेयर मत कीजिए, लेकिन काम आपके यहाँ लोग सीखते रहेंगे तो आपको कभी भी लोगों की कमी नहीं होगी। कभी कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है, कभी कोई बड़ा बिजनेस मिलता है, ये मिलता है तो आप हमेशा उस पोजीशन में रहेंगे कि उसको जो है वो ले सके। ठीक है, हमारे यहाँ अगले 4 महीने की वेटिंग लिस्ट लगी हुई है पैथोलॉजी लैब में, जो लोग काम सीखना चाहते हैं। ये कौन से स्टूडेंट्स है? नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ये जो है जो एमबीबीएस कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पैथोलॉजी सीखना चाहते हैं, ये कुछ जो है पैरामेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स है कुछ, और बाकी जो दूसरा टेक्निकल काम है उसके लिए जो हमारे यहाँ ये जो कंप्यूटर कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ जो है डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट्स जो है, जो जिनको मैनेजमेंट काम में इंटरेस्ट है, वो ये कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं। तो अगेन दिस इज द ओनली वे टू कीप गेटिंग गुड पीपल इन अ विन विन सिनारियो, इन अ विन विन सिनारियो। ठीक है ना? तो अगेन व्हाट वी डू इज, अब यहां पर ये मैंने आपसे क्या कहा कि 1 महीने का ट्रेनिंग सिलेबस आप बनाइए। ठीक है, मैं आपको एक चार्ट समझा देता हूं और उसके बाद में हम लोग जो है आपके क्वेश्चंस और आपके डाउट्स जो है वो हम लोग लेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये आपको चार्ट मैंने दिया हुआ है। हमारे यहाँ अभी 2 सिलेबस चल रहे हैं, एक तो ये टेक्निकल सिलेबस फॉर न्यू टीम मेंबर्स ट्रेनिंग, और ये नॉन टेक्निकल के लिए हमारा एक अलग सिलेबस है। पर अभी आप एक सिलेबस बनाइए, एक सिलेबस कि वो जो बंदा आएगा वो जिस भी, अगर आपके 1 से ज्यादा बिजनेस है, किसी एक बिजनेस को ध्यान में रख करके कीजिए, वो एक बंदा 1 महीने में उस बिजनेस के अलग 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 एस्पेक्ट्स को जो है सीख जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस बिजनेस में ये काम किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से किया जाएगा। राइट, ओके, लेट मी यहाँ पर ओके, शेयर स्क्रीन में, ओके, यू आर एबल टू सी दिस, राइट? ओके, अब आपको ये चार्ट जो है ये दिख रहा है। तो अगेन ये 30 दिन का ट्रेनिंग सिलेबस कैसे बनाना, अगर आपको लगता है वो 15 दिन का भी हो सकता है, अगर आपको लगता है वो 45 दिन का भी हो सकता है, लेकिन आपके बिजनेस के बारे में मोटी मोटी, देखिए कोई भी बंदा एकदम पूरा ट्रेंड तो हो नहीं सकता, लेकिन आपके बिजनेस के बारे में मेजर चीजें समझने के लिए 30 दिन मेरे हिसाब से एक स्टैंडर्ड है, एक पर्याप्त है। ठीक है, अब ये आपको सिंपल 30 दिन का ट्रेनिंग सिलेबस बनाना है। मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूं, उस हिसाब से आप आपके बिजनेस के जो अलग अलग हॉर्सेज है या अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स का पूरा उसको आइडिया मिल जाए 1 महीने में, इस हिसाब से आप इस सिलेबस को बनाएंगे। ठीक है, इसको 4 हिस्सों में, हमारे यहाँ पे हमने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। वीक 1, वीक की पहले हफ्ते में उसको क्या क्या आ जाना चाहिए, दूसरे हफ्ते में उसको क्या क्या आ जाना चाहिए, तीसरे हफ्ते में उसको क्या क्या आ जाना चाहिए, चौथे हफ्ते में क्या क्या आ जाना चाहिए, और जो चौथा हफ्ता हो जाने के बाद 30 दिन का महीना, 31 दिन का महीना, बचे हुए 2-3 दिनों में उसको क्या क्या आ जाना चाहिए। राइट, अब ये वीक 1 में कौन सा सेक्शन हम लोग ले रहे हैं, बिजनेस का कौन सा सेक्शन या कौन सा हॉर्स, ये भी आप ही कर सकते हैं, सेक्शन या हॉर्स, कौन सा सेक्शन है हॉर्स ले। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ हम हॉर्स नहीं लेते हैं, हम जो है टेक्निकल सेक्शन लेते हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, ये हमारा टेक्निकल नाम है, इसके लिए आप परेशान मत होइए। पर जो भी बंदा आता है, भले वो कहीं 10 साल काम करके आया हुआ हो, भले वो उसको कितना भी एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, उसको उस 1 महीने के ट्रेनिंग सिलेबस से गुजरना ही पड़ेगा, उसको गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं और एक एडिशनल टीम मेंबर लेते हैं, उस एडिशनल टीम मेंबर को भी एक्स्ट्रा व्यक्ति लेते हैं जिसको आपने सैलरी पे रख लिया है, उसको भी इन 30 दिनों के ट्रेनिंग सिलेबस से गुजरना ही पड़ेगा।
ठीक है, वो डे 1 पे सैंपल रिसीविंग और हैंडलिंग सीखेगा, डे 2 पे सैंपल प्रोसेसिंग ऑब्जर्व करेगा, डे 3 पे पोस्ट प्रोसेस मतलब प्रोसेसिंग के बाद का सिस्टम, डे 4 पे डॉक्टर्स वर्क वो सीखेगा, डे 5 मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि डे 5 को संडे है, डे 6 पर सैंपल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस सीखेगा, डे 7 पे पेशेंट SMS व्हाट्सएप कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ में वो कैसा होता है। वीक 2 में सॉफ्टवेयर एंड मनी मैनेजमेंट ये सेक्शन पे वो सीखेगा, ठीक है। वीक 3 में कलेक्शन सेंटर्स और बैंकिंग सिस्टम जो है हमारा उसके बारे में सीखेगा। इसमें पहले दिन पे दूसरे एक कलेक्शन सेंटर विजिट करेगा, दूसरा कलेक्शन सेंटर विजिट करेगा, सैंपल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो वीक 3 में क्या क्या सीखेगा डे वाइज उसकी जो लिस्ट है। वीक 4 में क्या थीम है हमारा या कौन सा सेक्शन जो है वो लेगा, वो पेशेंट काउंसलिंग एंड रिपोर्टिंग फ्लो के बारे में सीखेगा, तो इसमें क्या क्या होगा। और 5वें हफ्ते की जो 2-3 दिन है, क्योंकि 30 या 31 दिन का महीना होता है, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्री कि हमारे कंपनी में ग्रो किस प्रकार से वो हो सकता है, ठीक है। कंपनी विजन एंड मिशन, हमारी कंपनी का विजन एंड मिशन क्या है, किस डायरेक्शन में हमारी कंपनी जा रही है, किस बड़े चीज को हम जो है वो कौन सा बड़ा गोल जो है वो हम हायर करने वाले हैं, ठीक है। कंपनी स्ट्रैटेजी शीट, हमारी जो स्ट्रैटेजी शीट है, स्ट्रैटेजी शीट के ऊपर में हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। याद रखिएगा दोस्तों, आप सब उसके लिए एलिजिबल है, आपकी टीम को डायरेक्ट उसमें ट्रेनिंग मिलेगी 25, 26 और 29 जून को। 25, 26 और 29 जून को ये 3 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें 26 तारीख को संडे को सुबह 9 बजे से 3, साढ़े 3 बजे तक आपकी टीम को जो है वो आना है आपके साथ में, ताकि स्ट्रैटेजी शीट के ऊपर में हम बात करेंगे। तो ये कंपनी स्ट्रैटेजी शीट जो उस वक्त चल रही है उसके बारे में उनको अवगत कराना। एंड अलाइनमेंट विद पर्सनल गोल इफ ही और शी इज सिलेक्टेड, अलाइनमेंट विद उसको जो है 30 दिन में हमको पता चल जाता है। याद रखिए दोस्तों, ये 5 मिनट 10 मिनट के इंटरव्यू में कुछ भी नहीं पता चलता है। ये 30 दिन का जो पीरियड है उसमें अगर उसका काम आपको पसंद आता है, वो बंदा पसंद आता है, आपको लगता है डायनामिक या कोई स्पेसिफिक आइडिया आपके मन में आता है कि इस चीज के लिए इस बंदे को यूटिलाइज किया जा सकता है, तो वो लाइफ में क्या करना चाहता है, वो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है कि क्या है, अगर उसके भी गोल्स के साथ में अलाइनमेंट है और सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, आप उसको जॉब ऑफर कर सकते हैं। So this is the training syllabus जो आपको लेकर के आना। ये किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए नहीं है, याद रखिए, ये किसी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए नहीं, ये सभी बंदों को बिजनेस से रिलेटेड हर काम जो है वो समझना पड़ेगा। अगर वो काउंसलर भी है हमारे यहाँ तो भी उसको समझना पड़ेगा, अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटर है तो भी उसको ये सब काम समझने पड़ेंगे, ताकि इफेक्टिवली अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में उसको पता चल जाए और वो सब ये समझ जाए। ये जब होगा अलाइनमेंट विद पर्सनल गोल्स, ये 30 दिन की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में आप डिसाइड करेंगे कि अगर उसको रखना है या जॉब ऑफर करना है तो कौन से डेजिग्नेशन पे जॉब ऑफर करना है, ठीक है, कौन से डेजिग्नेट। शुरुआत से नहीं, ये ट्रेनिंग सबके लिए कॉमन रहेगी। अभी शुरुआत में सिंपल एकदम सिंपल सिस्टम रखिए। तो दिस इज द चार्ट जिसके हिसाब से आपका 30 दिन का ट्रेनिंग सिलेबस और आने वाले ट्रेनिंग्स जो हैं आपको रेगुलर बेसिस पे लोग जो है वो मिलते रहेंगे, राइट। सो यहां पर लेट मी स्टॉप शेयरिंग और अब हम लोग जो है वो डिस्कशन चालू करते हैं कि ये जो ट्रेनिंग सिलेबस है ये आपको अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स लेते रहिए। अगर आपको लगता है नहीं भाई ये ट्रेनिंग्स वगैरह तो मैं नहीं करना चाहता ये सब, याद रखिए हर फील्ड में काम करने के लिए इंटरेस्टेड बंदे होते हैं, जिनको उस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में काम करना। शुरुआत थोड़ी स्लो होगी, शुरुआत में इक्का दुक्का लोग ही मिलेंगे हमको। हमारा पॉपुलर मेडिकल फील्ड होने के बाद भी शुरुआत इक्का दुक्का ही हुई थी, बट अब हमको कभी भी लोगों की कमी नहीं होती, कभी भी लोगों की कमी नहीं होती, बल्कि एक्स्ट्रा लोग रहते हैं जिनसे हम लोग अपना और बेहतर सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, उस वहां पे हमारा दिमाग चलता है। हमारा दिमाग यहाँ पे खराब नहीं होता कि यार वो छोड़ के चला गया या फलाना अगर छोड़ के चला गया तो क्या होगा, क्योंकि जब आपका दिमाग खराब होता है ना तब आप सिर्फ मेंटेनेंस जोन में रहते हैं। आपके पास जब एक्स्ट्रा लोग होते हैं आइदर एज ट्रेनिंग्स और एज एक्स्ट्रा पीपल, आपका दिमाग बहुत बहुत चलता है, राइट।
सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चार्ट अभी आपको जो है समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डिफिकल्टी आपको लग रही है या इससे रिलेटेड कुछ है तो आप मेरे से अभी जो है वो पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आप अपने जो है यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। यस प्रफुल्ल सर, गुड मॉर्निंग। पहले मुझे बताओ हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तबीयत कैसी है अभी? सर थोड़ा सा है उसमें सर, थोड़ा सा एक्चुअली मुझे पेट का प्रॉब्लम हो गया था तो ऑल्दो कल की तुलना में आज तुम्हारा फेस थोड़ा फ्रेश लग रहा है। थैंक यू सर, मैं घूम के आया क्योंकि अभी थोड़ा। ओके बोलो। सर मेरा क्वेरी ऐसा है कि हम आपने जो 30 डेज का जो प्रोग्राम वो किया है आपके इसके हिसाब से किया था, हमारे हिसाब से अगर हमको करना है तो जैसे मेरे फील्ड के लिए मुझे बहुत अच्छा आइडिया सर ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो है, लेकिन मेरे इसमें सर वो 1 महीने में नहीं होगा, वो कम से कम 3 महीने का रहेगा। अगर मेरी बात सुनो, लिसन, आई अंडरस्टैंड कि 1 महीने में कोई भी तैयार नहीं होगा, हम भी 1 महीने में तैयार नहीं हुए थे, करेक्ट है? व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज नॉट टू क्रिएट जीनियसेस इन 1 month. What we are trying to do is to find out people who may be suitable for us, और एटलीस्ट उसको हर डिपार्टमेंट का ये हो कि उसकी प्रॉपर जो है उसको वहां पे आगे जो है वो सीखना शुरू कर दे। नो वन कैन क्रिएट ए जीनियस इन 1 month, ठीक है? What we are trying to get people, ठीक है, अच्छे लोग, एक्स्ट्रा लोग, और वो लोग जो अगर कोई छोड़ के जाता है तो एटलीस्ट वी हैव समवन जिसको हमारे बिजनेस के अलग अलग पहलुओं की जानकारी है। आई अंडरस्टैंड कि एक बहुत अच्छा टेक्नीशियन बनाने में 1 साल लगता है, पर क्या आप 1 साल की ट्रेनिंग दे सकते हैं? नहीं। ठीक है, अगर आपका बिजनेस ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है कुछ है तो आप 1.5 महीने का रखिए या इसका, पर क्या होता है इससे ज्यादा का मत रखिए। इसका यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसका पर्पस समझो। इसका पर्पस यह है कि अच्छे लोगों की हमको परख होती रहे, दिखता रहे, ठीक है? या फिर एक्स्ट्रा बंदा जो आपने लिया उसको बिजनेस की पूरी आइडिया हो जाए। द आइडिया, ठीक है, उनके लिए विन विन है कि उसके पास में एक सर्टिफिकेट रहेगा, और उसके पास विन विन यह है कि प्रफुल्ल बिडकर से साइन किया, उसके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा और वो बोल सकता है कि 1 महीने का मैंने ट्रेनिंग लिया। ये उसके लिए विन है। हमारे लिए विन क्या है? 4-5 ट्रेनिंग से विन हो यार, ये 4 में से ना ये 2 बंदे अपने काम के फ्यूचर के, हमारा दिमाग चलता है कि हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट, मैं इसको किस डिपार्टमेंट में आगे ट्रेन करूंगा, इसका टैलेंट कहाँ दिख रहा है, इसका किमाश कैसे है, किस मिट्टी का ये बंदा बना है, ये काउंसलिंग के लिए ठीक रहेगा या कस्टमर सपोर्ट के लिए ठीक रहेगा, कहाँ के लिए ठीक रहेगा, क्या रहेगा। So the idea is not to make them ki fully rounded capable employee. You cannot, no one can do that. अरे आज भी हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग भी। So did you get the idea behind yes, this? Sir. Right? So before you could move ahead with your question, मैं ये concept तुमको बता देना चाह रहा हूँ। The idea is a win for us that we always have good people, जिनको हम वी ऑलवेज हैव गुड एडिशनल पीपल, कि हमको टेंशन नो, दैट पीस ऑफ माइंड इज द ग्रेटेस्ट विन फॉर अस। नंबर 2, लाइक आई सेड, अदर पीपल नो कि भैया मेरा रिप्लेसमेंट है तो आई ऑल्सो शुड परफॉर्म। नंबर 3, दे विल गेट अ कॉन्फिडेंस। अगर ग्रोथ पैटर्न है आपके यहाँ तो दे गेट अ कॉन्फिडेंस कि यार इस बंदे को अगर मैं ट्रेन कर दूं, लेट द एनवायरमेंट भी सही, जैसे मेरे यहाँ पे है, दे वांट गुड ट्रेनीज कि ये मेरी जगह है और मैं हायर लेवल पे जाऊं। Everyone gets ideas, ठीक है? And number 4, you are doing something good for the society. At least उनको कुछ सिखा करके जा रहे हो, आगे उसको जॉब मिलेगा, तुम्हारी ब्रांड बिल्डिंग भी होती है, तुम्हारा ये भी होता है एज ए ट्रेनिंग सेंटर, एज ए ये, तो तुम्हारी उसमें ब्रांड बिल्डिंग भी होती है और धंधा बढ़ता ही है। आई हैव सीन दैट बिकॉज पीपल टॉक गुड अबाउट यू। सो नो वन कैन क्रिएट ए जीनियस in 1 month, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, राइट? नाउ यू कैन गो अहेड विथ योर क्वेश्चन विथ योर स्पेसिफिक थिंग कि तुम्हारी कंपनी में क्या ये है। सर HR पॉलिसीज के हिसाब से आपने बोल दिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो मेरे ख्याल से मुझे किस हिसाब से जाना चाहिए, कौन से, जैसे आपने बोल दिया इसमें नर्सिंग लोग, इट इज नॉट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इट इज नॉट टेक्निकल ट्रेनिंग, इट इज एवरीथिंग। ये बंदा, इस बंदे को हमारे बिजनेस के टेक्निकल, मैनेजमेंट,
फिनेंशियल, इसका उसका सबका एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। लाइक आई शोड, जैसे अब मेरा ये देखो, इसमें टेक्निकल भी है, मैनेजमेंट भी है, सब है। अगेन लेट मी, यू आर आस्किंग गुड क्वेश्चन, सो लेट मी शो यू। अब ये देखो, बॉडी फ्लूइड्स एंड हिस्टो, ये टेक्निकल पार्ट हो गया, करेक्ट है ना। सॉफ्टवेयर एंड मनी मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट पार्ट हो गया, ये भी मैनेजमेंट पार्ट हो गया, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग एंड रिपोर्टिंग, ये एचआर से रिलेटेड और ये पार्ट हो गया। लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन ट्री, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मिशन, तो इसमें टेक्निकल और जनरल वर्किंग मैनेजमेंट सब कुछ है इसमें। इवन इफ, एक मिनट, हाँ, सो अभी आपको दिखा क्या चार्ट? कुड यू सी द चार्ट? इसमें सब कुछ है प्रफुल्ल, इसमें सिर्फ टेक्निकल नहीं है, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, सब कुछ है। लेट हिम गेट अ फुल आइडिया सो दैट ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि मेरा इंटरेस्ट किस एरिया में है, एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कहां पे इसका परफॉर्मेंस कैसा था, आंख की चमक कहां थी, क्या था, ये था। ये 30 दिनों में ही परफॉर्म्स एट इज ऑप्टिमम लेवल इन 5 or 6 days ओनली। वो कौन से 5 or 6 days थे जब वो एकदम हाई एनर्जी में था? वो काउंसलिंग में बैठा था, उसकी आंखें चमक रही थी क्या ये था? इट्स ए जनरल ऑब्जर्वेशन। देन वी डिसाइड लेटर ऑन कि इस बंदे को कौन से डेजिग्नेशन पे, वो टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेनी टाइम्स वी पुट टेक्निकल पर्सन इन अ मैनेजमेंट पोजीशन, गेटिंग इट? सो it's a overall experience for him also and for us also, ठीक है। many technical people are very good in management and of course अब मैनेजमेंट का जो पार्ट है, अगर जिसके पास में DMLT की डिग्री है ही नहीं, उसको हम टेक्नीशियन तो नहीं बना सकते, वो मैनेजमेंट पोजीशन में आएगा, बट फिर भी he can be probably a great supervisor for technical people, getting it? You don't know, he doesn't know, उसको भी पता नहीं किसमें उसका इंटरेस्ट जागेगा, हमें भी पता नहीं। और एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए 10 मिनट का इंटरव्यू तो मूर्खता है, फर्जी है सब। स्पेशली व्हेन यू आर डेस्परेट टू हैव समवन, वो तो पूरा नकली है, फर्जीवाड़ा है पूरा। अपनी कंपनी में फर्जीवाड़ा चल रहा है। 10 मिनट के इंटरव्यू में क्या देख लिया भाई तुमने? अरे 1 महीना लो ना, 1 महीना लो। तुमको डेस्परेशन तो है ही नहीं, क्योंकि तुम ट्रेनिंग ले रहे हो, यू आर प्रोएक्टिव, यू आर R1, गेट द होल आइडिया बिहाइंड इट। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? इट्स अ कंप्लीट विन विन आइडिया। और कहीं पर ट्रेनिंग हम हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, आप जो है एडिशनल टीम मेंबर करके अगर लेते हो और उसको सैलरी पे ले लेते हो, तो भी इफ ही इज आउट एंड आउट टेक्निकल पर्सन, बीटेक है, तो भी उसको लेट हिम गो थ्रू द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस। क्यों? अभी तुमको पता चल गया क्यों। बिकॉज अगर वो टेक्निकल में भी बैठा है तो उसको पता होना चाहिए ना, पेशेंट का आने जाने का कैसा है, कस्टमर्स के आने जाने का कैसा है, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, उसको एक ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए ना, सो दैट ही वर्क्स इफेक्टिवली। नहीं तो क्या, लोग साइलोज में काम करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स का उनको आइडिया नहीं होता है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के इश्यूज का उनको आइडिया नहीं होता है, क्लैशेस होते हैं, ये सब होता है। तो मुझे तो लगता है कि हर एसएमई को, अब बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है अलग बात है, हर एसएमई को जो लोगों को लेता है 1 महीने में, उसको सबका आइडिया उसको देना चाहिए, और उसके बाद डिसाइड करना इसको लेना या नहीं लेना, लेना है तो कौन सी पोजीशन पे क्या काम देना, उसका भी इंटरेस्ट देख करके फिर वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन क्लैश नहीं होता कि मेरे को तो ये बोल के लिया था, अब मेरे से ये काम करवा रहे हैं, राइट? या फिर जो है मैं तो ये सोच के गया था, पर यार इस काम में तो मजा ही नहीं आ रहा है, मैंने क्या सोचा था, अब ये इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा है। इवन आफ्टर बिकमिंग अ DMLT एंड ऑल दैट, वो काम में आते उनको लगता है मजा ही नहीं आ रहा है, काश में मरीज से बात करने का मेरे को ये काम मिल जाता। सो एवरीथिंग इज ओपन, एवरीथिंग इज ओपन, बिकॉज वो जो फ्रेशर आ रहा है उसको भी नहीं पता ना उसको क्या पसंद आएगा, हाउ विल ही नो? सो हाउ डज अ 10-minute इंटरव्यू स्टैंड हियर? मुझे तो कभी समझ में ही नहीं आया, मुझे तो कभी समझ में ही नहीं आया, राइट? सो डिड यू गेट द आइडिया प्रफुल्ल? yes. सो दिस इज अ कंसेप्ट, दिस इज द आई बिलीव, मेरा अपना ये है कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंसेप्ट्स ऑफ HR, जिसमें सोसाइटी का भी भला होता है,
सोसाइटी का भी भला। अब कुछ लोगों का क्वेरी डाउट रहता है, सर वो तो मेरा बिजनेस सिस्टम सीख जाएगा और फिर मैं अगर उसको लूंगा नहीं, मेरा बिजनेस सिस्टम उसे, अरे भाई सीखने दो, तुम्हारे यहाँ का सिस्टम दूसरी जगह काम नहीं आएगा, नहीं आएगा। किसी के यहाँ से छोड़ा हुआ बंदा भी तुम्हारे यहाँ आता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कई बार हमको लगता है ना, वहां पर इस उतने ऊंचे पोजीशन पे कैसे पहुंच गया है यार, इसको तो कुछ भी नहीं आता। होता है कि नहीं होता है कई बार ऐसा? वो तो वहां का सिस्टम सीख कर के आए, बट दैट सिस्टम डजंट वर्क इन योर प्लेस। इसीलिए हमारे यहाँ 10 साल भी कहीं काम किया है ना भैया, ठीक है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर एक्सपीरियंस, आई रिस्पेक्ट योर एक्सपीरियंस, मैं तो ये पैथोलॉजिस्ट करने में ये मशीनों पे इस पे उस पे काम किया हूं सर, वेरी गुड, वी अप्रिशिएट दैट, बट यहाँ 30 दिन के इसमें तुमको गुजरना पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू आर इन रेणुका डायग्नोस्टिक्स, और रेणुका डायग्नोस्टिक्स कैसे काम करता है तुमको पता होना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा इगोइस्टिक और ये सीखना नहीं चाहता और अपना ही, तो वी नो कि ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा नहीं है हमारे लिए, हम उसको 1 महीने के बाद में जयराम जी की बोल देते हैं प्यार से, बिल्कुल कभी रिलेशंस खराब नहीं करते, नेवर, प्यार से जयराम जी की बोल देते हैं, क्योंकि हमने कभी उसको अश्योर तो किया ही नहीं था ना कि हम उसको जॉब देंगे ही ना, हमको ऐसी कोई डेस्परेट नीड है कि कैसा भी हो यार रख लो इसको, दैट डजंट वर्क, दैट डजंट वर्क, बाद में वो बैकफायर करता है। अच्छे लोग चले जाएं उससे कहीं खतरनाक होता है कि कोई गलत बंदा टिक जाए, क्योंकि पूरे टीम, बची हुई टीम में वो जहर घोल सकता है। आर ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आप बाकी सबको समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ या इस क्लास में सिर्फ प्रफुल्ल बिडकर नहीं बैठ रहे हैं भाई, बाकी के लोग भी बैठे हैं। आप लोग अपने अपने ओपिनियंस बताइए, टेल मी कैसा लगा आपको ये आइडिया, अच्छा लगा तो क्यों, नहीं अच्छा लगा तो क्यों, पर आपको ये करना ही चाहिए ऐसा मुझे लगता है। सो देवेंद्र सिंह, प्रदीप जी, सौरभ कुमार, रश्मि जी, शहजाद, विकास, विकी, मनीष अग्रवाल जी, आप बताइए मुझे ये आइडिया कैसा लगा। अरे यार ये अच्छा लगा, ये क्या होता है अच्छा लगा, आप एंटरप्रेन्योर हो भाई, बात करो। मनीष अग्रवाल, मनीष भाई आप तो इकोसिस्टम में आ रहे हो भाई, कैमरा तो ऑन करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आपका मुखमंडल तो दिखे सुबह सुबह। So I just need to ask you one thing. Okay, sure, ma'am. आपने जैसे ट्रेनिंग रहता है that you are holding a path lab, that's okay. But हमारे साथ इशू क्या था, sorry आज मिनेश नहीं है, he is also traveling, even I was also traveling. Okay. I just came in the midnight, just woke up to attend your session. Okay. The only problem we face is वहाँ पर क्या रहता है कि हमारी जैसे बैकएंड टीम है, हमारा ऑपरेशनल पार्ट है, तो हमारी बैकएंड टीम है जिसमें HR है, अकाउंट्स है, टेंडर टीम है। But the problem we face is कि हम नए किसी पर्सन को अगर एड ऑन भी करते हैं या उसको एक सब्सिडियरी सबऑर्डिनेट भी रखते हैं, जो ऑलरेडी लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग देते ही नहीं है सर, उसको सिखाते ही नहीं है। हाँ, उनको यही एक रहता है कि क्यों नहीं सिखाते, मुझे बताइए। मैं समझ गया रश्मि जी, यस मैं समझ गया, वो एकदम इनसिक्योर हो जाते हैं भैया, हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, ये एडिशनल लोगों को क्यों ले रहे हैं, ये उनको डर लगता वो भी है ना, ये सब, और वो सिखाते नहीं कि ये सीख जाएगा तो चलो फिर लेट अस एक्सप्लोर दिस, वो क्यों नहीं सिखाते हैं? क्यों नहीं सिखाते? आई वांट टू ऐड टू थिंग, आई वांट टू ऐड, जो हम लोग फेस करते हैं, दे नीड अ सैलरी हाइक, दे नीड अ सैलरी हाइक। जब उनको लगता है कि हमारा कोई मोनोपोली बना लेते हैं, जब हमारा कोई सब्स्टिट्यूट आएगा तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ सैलरी वही रहेगा, एक स्टेगनेंट उस पे आ जाएंगे, जबकि हम रिवीजन ऑफ एस्केलेशन देते हैं, बट स्टिल दे ऑलवेज हैव कि बस मैं हूं तो मैं ही रहूं, मैं अगर मेरे जैसा कोई काम कर नहीं सकता और कोई नया आएगा तो उसको सिखाएंगे नहीं, उसको नेगेटिविटी जनरेट करते हैं कंपनी के टुवर्ड्स, कि उसके यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, द पर्सन गेट्स लिटिल शेकी। I'm talking about the fresher or the midterm. The higher position people will never be, because they know this company politics. उनको पता रहता है। पर जो middle level के लोग होते हैं या freshers होते हैं, उनको वो ना सिखाते हैं, उल्टा और उनको डिमोटिवेट कर देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो चाहते हैं कि ये लोग भग जाए। Again, I'm telling you, this is a question which almost everyone asks me, रश्मि जी, ठीक है? देखिए मैं यहाँ पर एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये अब आपकी कंपनी में कैसा लागू होगा ये आपको डिसाइड करना है। ये देखिए, लेट मी अगेन शेयर द स्क्रीन। हम यहाँ पर जो हर बंदा अभी हमारे यहाँ जो है अभी इनमें से
बहुत पुराने छोड़ दिए जाए तो बाकी सब इसमें से आए। देखिए, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्री जो है, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ट्री की हम बात करते हैं, यहाँ पर एक ग्रोथ पाथ हम सिखाते हैं उनको, ठीक है, कि ये ऑर्गेनाइजेशन ट्री है, टॉप मोस्ट से लेकर के टॉप पोस्ट में जहां पे आपका नाम लिखा होगा या मिनेश जी का नाम लिखा होगा, वहां से लेकर के बॉटम तक ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन ट्री बना हुआ है। और हमारा ये जो 4 हफ्ते का ये हो जाता है, तो बचे हुए 3-4 दिनों में हम ये बताते हैं कि इस कंपनी में कौन किस प्रकार से ग्रो कर सकता है। मतलब एक ट्रेनी भी अगर वो सिलेक्ट होता है तो इस पोजीशन पे आएगा, उसके ऊपर की ये पोजीशन है, उसके ऊपर की ये पोजीशन है, उसके ऊपर की ये पोजीशन है। नाउ एवरी पर्सन, हमारे यहाँ पे और आपके यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि एवरी पर्सन नोज कि मुझे प्रमोशन चाहिए है, मुझे हायर लेवल पे जाना है, और मेरे हायर लेवल पे जो है उसको भी अपने से हायर लेवल पे जाना है। इनफैक्ट आज मिनेश जी जो जो काम कर रहे हैं उनमें से अधिकतर कोई ये करेगा, और मिनेश जी सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ के ऊपर के ही कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें इंटरेस्ट लेंगे और ये करेंगे। अगेन इट हैपेंस। अगेन मेरा कहने का मतलब है, जब उनको ये पता रहेगा कि ये जो ट्रेनी आ रहा है या नया बंदा आ रहा है, ये मेरे को रिप्लेस करने के लिए नहीं आ रहा है, ये इसके वजह से मुझे प्रमोशन मिल सकता है, ये जब एक ओपन कम्युनिकेशन रहेगा, जैसे हमारे यहाँ पर दे वांट ट्रेनीज कि मैं इसको ये करके मैं हायर लेवल पे जाऊं और एक पूरा का पूरा कलेक्शन सेंटर मुझे मैनेज करने को मिलेगा, या कोई एक दूसरा बिजनेस यूनिट मैनेज करने को मिलेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कम्युनिकेशन हमारा क्या हुआ है कंपनी में, कि वो लोग बल्कि खुद पूछें कि सर कोई ट्रेनी आए, मेरे को 2 साल हो गए हैं, अब कोई ट्रेनी आए जिसको मैं तैयार करके अपने लेवल पे डाल सकूं और मैं हायर लेवल पे जो है वो जा सकूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई बंदा लगता है जो काबिल है और इसको ये इससे हायर पोजीशन पे जा सकता है, मेरा उसके साथ में कम्युनिकेशन होता है। ध्यान से सुनिएगा कैसा कम्युनिकेशन होता है। मैं उससे पूछता हूं कि फॉर एग्जांपल प्रफुल्ल है, मैं पूछता हूं भाई प्रफुल्ल कैसे चल रहा है काम वाम ये वो, तो मुझे अब कम ही जाना पड़ता है ऑफिस, पर जब मैं जाता हूँ कैसा चल रहा है काम वाम, मुझे रिपोर्ट्स मिली कि प्रफुल्ल इज डूइंग अ गुड जॉब, और प्रफुल्ल जो है ही डिजर्व्स, ही नीड्स अ प्रमोशन, सैलरी हाइक भी चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए, जो भी है, ठीक है, इक्वल है दोनों इंपॉर्टेंस में। मैं बोलता हूँ प्रफुल्ल भाई कैसे चल रहा है काम, ये बढ़िया चल रहा है सर, ये क्या और क्या क्या अभी किया तुमने रिसेंटली, सर मैंने ये किया ये किया ये किया, ओके मुझे एक बात बताओ प्रफुल्ल, कितने दिन उस कुर्सी पर बैठना है तुमको? तो एकदम उसको लगता है यार ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कितने दिन उस कुर्सी पर बैठना है, क्या ये कितने दिन उस कुर्सी पर? सर करना है सर, काम करना है, करूंगा। क्यों भाई क्यों? उस कुर्सी से बड़ा बनना है कि नहीं बनना है तुमको? मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस कुर्सी से बड़ा बनना है कि नहीं बनना? मतलब सर कुर्सी से बड़ा मतलब भाई देखो, इस कुर्सी पे जिस पे तुम बैठे हो उससे बड़ा अगर बनना है तो 2 तरीके हैं, या तो अपना वजन इतना बढ़ा दो कि उस कुर्सी में समा ही ना सको, या फिर इसके ऊपर की कुर्सी जो है वो तुमको मिल सकती है। इसके कुर्सी बदलना है कि नहीं बदलना, ऊपर जाना है कि नहीं जाना है? सर बिल्कुल जाना है। पर मुझे आज बताओ, आज जो है कौन है जो तुमको रिप्लेस करेगा? सर अभी तो कोई ये नहीं है सर, मतलब तो भाई अब ये तुमको अगर हायर कुर्सी पे जाना है, तुम्हारी कुर्सी पर बैठने के लिए कोई मैं तैयार करूंगा या तुमको तैयार करना चाहिए किसी को? तुमको जाना है ना ऊपर की कुर्सी पे। हाँ, अब इस टाइप का कम्युनिकेशन हमारे यहाँ होता है, और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्रक्स है। बोले सर बिल्कुल, तो मुझे बताओ इस कुर्सी पर बैठने के लिए बेस्ट व्यक्ति कौन तैयार कर सकता है? मैं कर सकता हूँ कि तुम कर सकते हो? बोले सर वो तो मुझे ही करना चाहिए, मुझे अगर प्रमोशन चाहिए तो मुझे। भाई देखो, हमारे बिजनेस का विजन मालूम है ना तुमको, ये मालूम है ना, वी नीड गुड पीपल एट द सीनियर पोजीशन। तुमको कितने दिन इसी कुर्सी में बैठना है उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। नाउ इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने जगह अपने जैसा काबिल बंदा बिठाए ताकि उसको प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जा सके, और वो अपनी काबिलियत भी बढ़ाता है ताकि जो हायर पोजीशन है उसके लिए वो ये। अगेन मैं रश्मि जी से कहूंगा और सबसे कहूंगा, इट इज अ कम्युनिकेशन, कैसा माहौल बना हुआ है। अगर उनको लगता है कि ये बंदा मुझे रिप्लेस कर देगा और मैं वहीं के वहीं रह जाऊंगा या मुझे निकाल दिया जाएगा, तो फिर ये जरूर होगा कि वो बिल्कुल ही डिस्करेज एनकरेज नहीं करेंगे, उनको खराब करेंगे, उनको करेंगे। बट द कम्युनिकेशन अगर ऐसा है कि वी ऑल I also
नहीं, I do counseling for my all team members that if you want to grow, you have to go to 10th of the stair, तो you have to create your 1 2 3, तभी आप ऊपर पहुंच पाओगे। एंड आपकी ग्रोथ तभी है, जब तक सीनियर आप तभी बनोगे जब जूनियर्स नीचे आएंगे। सीनियोरिटी लेवल तभी आता है। आई डू काउंसलिंग ऑन दिस पार्ट कि आपको ग्रो करने के लिए आपको अपनी रिप्लेसमेंट चाहिए कि आप इससे आगे बढ़ो। सारी जिंदगी एक ही कुर्सी, एक ही डेजिग्नेशन पे आपको बैठ के एक ही सैलरी पे नहीं रहना। आई डू काउंसलिंग ऑन दिस, बट उनका माइंड में रहता है कि नहीं, पता नहीं कंपनी कभी स्क्रू आउट कर दिया। अभी तो हम इस काम में परफेक्ट हैं, उनको लगता है अभी तो 10 out of 10 है, बट अभी ऊपर हायर डेजिग्नेशन जाएगी। डेफिनेटली व्हेन द प्रमोशन कम्स देन द रिस्पांसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। एब्सोल्युटली करेक्ट रश्मि जी। 10 लोग अगर हैं, उनमें से 3 लगभग ऐसे रहेंगे ही कि उनको न प्रमोशन चाहिए या उनको फोकट का प्रमोशन चाहिए, उनको बाकी कंपनी से कोई हाइक दे दो। हाँ, हाइक दे दो। अब देखिए ऐसे बंदे अगर आपके पास है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू सी कि उसका नेचर, उसका किस प्रकार से, कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, ये कितना बड़ा एसेट हो सकता है मेरे लिए। अगर उसके बाद भी कि मैं ग्रो हो सकता हूं। कुछ लोग देखिए, कुछ लोग एम्बिशियस होते हैं रश्मि जी, आपने भी देखा है, आपको तो लंबा अनुभव। कुछ लोग एम्बिशियस होते हैं, ग्रोथ के लिए वो कुछ भी करेगा, कितनी भी मेहनत करेगा। कुछ लोग लालची होते हैं। I always say don't run after money, run after success. Exactly. कुछ लोग लालची होते हैं, वो designation comes, money automatically comes. हाँ, कुछ लोग जो लालची होते हैं, उनको बिना कुछ किए प्रमोशन चाहिए, सैलरी हाइक चाहिए। अब ऐसे लोग, ये इस एटीट्यूड से हमको पता चल जाएगा कौन किस प्रकार का बंदा है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हम उनके लिए कुछ नेगेटिविटी ले ये करें, बट अगेन अ ग्रोइंग कंपनी एंड इफ यू वांट टू ग्रो, देखिए उसको ग्रो नहीं होना, पर हमारी कंपनी को तो ग्रो होना है, राइट? उसको ग्रो नहीं होना, भाई ठीक है, तू उस पोजीशन पे बैठ। और फिर अगर वो नाराज भी होता है, वो डिस्करेज भी करता है, तो हमको डिसाइड करना है कि भैया इस बंदे की कोई यहां पर जगह है भी कि नहीं है, क्योंकि ये पूरी कंपनी के ग्रोथ को रोक रहा है और गलत मैसेज दे रहा है, और वो गलत मैसेज दूसरों को भी जाएगा। दूसरा आलसी भी उसके साथ में जो है वो क्लब हो जाएगा, फिर तीसरा आलसी वो क्लब हो जाएगा। और अगर इन लोगों को हमने नहीं हटाया या टॉलरेट कर लिया, तो जो एम्बिशियस लोग होते हैं वहां पे भी गलत मैसेज जाता है। सो अगेन ये जो है, आपको पूरा गहराई तक मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक पर हमेशा ही बहुत अच्छा डिस्कशन होता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ओवरऑल आइडिया आपको समझ में आया होगा, और इस हिसाब से ये इट इज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग ए सिलेबस। ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, ये एक पूरी सोच है जिसमें हर बंदे की परख भी हो जाती है, राइट? So आप इसको ये करें, इसके ऊपर में अगर कल भी चाहे, we will like to, even I had a discussion with Vinesh also, we will like to invite you over there in our office headquarters, sir. We will come on, yes sir, for 2 days आपका हम एक सेशन भी रखेंगे और आपसे पर्सनल बिजनेस डेवलपमेंट की डिस्कशंस भी करेंगे, how to proceed further. Just need your certificates. Yes, you people are doing right, go ahead on this, or you can amend your plans and make changes in your all the strategy sheet. बिल्कुल अपन करेंगे। आपका हेड ऑफिस कहाँ, अहमदाबाद में है ना सर? राजकोट। राजकोट में, सॉरी, राजकोट में। कंपनी हेड ऑफिस इज इन भावनगर, बट वेयर वी ऑपरेट एचओ इज इन राजकोट सर। नहीं, आपका काफी अच्छा और बड़ा सेटअप है। डेफिनेटली मैं भी सीखना समझना चाहूंगा, देखना चाहूंगा, मतलब आपका ये, और डेफिनेटली वैल्यू एक्सचेंज जो है वो जरूर होगा। ये जो कुछ कंसेप्ट जो है जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो हम जो है ये इसके साथ में आगे बढ़ेंगे, ताकि एक ओवरऑल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिलेशन, एचआर can be the most profitable मतलब most valuable component of your business, और HR can be the most headache area of your business. Yes. समझ रहे हैं ना? ये सबसे वैल्यूएबल हो सकता है या ये सबसे बड़ा हेडेक हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि सर, हाँ, मैन पावर कंपनी है तो HR तो है ही है सर, हमारा तो स्पाइन कॉर्ड है वो तो। एग्जैक्टली, चूंकि वो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड आपको खड़ा रखेगा, दौड़ाएगा, सब कुछ करेगा, पर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गया तो उससे ज्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं होता। इसीलिए इट ऑल डिपेंड्स कि लीडरशिप का व्यू कैसा है और कम्युनिकेशन कैसा है, वो माहौल कैसे हम बना के। ग्रोथ का माहौल अगर है तो ग्रोथ वाले लोग आगे जाएंगे, और जो लोग ग्रो नहीं करना चाहते और फोकट में सैलरी हाइक चाहते हैं,
उनकी सबकी पहचान हो जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि उनको निकाल दिया जाए, वो आप डिसाइड कर, पर एक आदमी के नेचर की पहचान तो होती है। राइट, प्रफुल्ल कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, मेरी एक क्वेरी ऐसी थी कि आपने बोला सर एचआर इज द मोस्ट पावरफुल हॉर्स ऑफ द कंपनी। मेरे इसमें ना सर एचआर नहीं है, मैंने कोई देयर इज नो पर्सन, तो व्हाट शुड आई डू? मींस उसको नो प्रॉब्लम, आई शुड आउटसोर्स इट? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एचआर का मेरे कंपनी का एक घोड़ा एचआर है, अभी भले तुम ही हैंडल कर रहे हो उसको, करेक्ट है, पर वो घोड़ा है। अभी तुम शायद 3-4, मैंने पान ठेले का एग्जांपल याद है ना, पान ठेले का एग्जांपल याद है, डे 1 पे वो अकेला पान ठेले वाला 7 घोड़े संभालता। पान ठेले में भी 7 डिपार्टमेंट्स होते हैं, पर अकेला संभालता है। राइट, वो सेल्स भी करता है, मार्केटिंग भी करता है, अकाउंट्स भी हैंडल करता है, ऑपरेशंस भी देखता है, R&D भी करता है, और अच्छा पान कैसे बनाओ। और वो एक लड़का अगर रखा है उसने पान दान धोने के लिए, सुपारी लाने के लिए, कत्था लाने के लिए, वो एचआर भी कर रहा है, और उसका पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस भी है उसका, भले 2 ही लोग हैं। सो अगेन देयर इज अ सिमिलर प्रोसेस। चलो तुम अकेले नहीं हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ 4 लोग काम कर रहे होंगे, 5 लोग काम कर रहे होंगे। एक कोई बंदा एक एचआर का फंक्शन अंडरस्टैंड कर लेना, जो इन 5 लोगों को, भले तुम आज ही मैनेज कर रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फंक्शन, कि ये एक फंक्शन है, इस चश्मे से भी देखना है। सूनर और लेटर एक किसी बंदे को, ये जब तुम्हारा बेस्ट वे टू स्टार्ट द एचआर डिपार्टमेंट इज थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर एक बंदा तुम्हारा रहेगा जो इसको ये करेगा, इसको ओवरसी करेगा, और धीरे से वही तुम्हारा आगे चल के एचआर मैनेजर भी बनेगा। सो जस्ट स्टार्ट विद दिस एंड योर डिपार्टमेंट विल बिकम, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। इट इज सच ए वंडरफुल थिंग। आज जो मैंने आपको आपके साथ में शेयर किया, ये किसी मैनेजमेंट बुक में शायद नहीं मिलेगा। ये थपेड़े धक्के खा खा के मैंने ग्रास रूट से, मेरे को समझ में आया कि यार दिस इज द ओनली वे टू कीप गेटिंग इट।